From the heart to the brain to the tips of your toes, Doc Talk's the place where the knowledge flows. Science to soul, myths will break. Every word's a step we take. Doc Talk, the real deal. With questions fade and answers heal. Doc Talk, you got it light. Stay informed day or night. हर इंसान का एक सपना होता है अपने बच्चों की हंसी से घर को भर देने का, लेकिन जब सपना अधूरा रह जाता है तो जिंदगी थम सी जाती है। निसंतान होना कोई कमी नहीं है, ये एक सफ़र है जहाँ प्यार, उम्मीद और विज्ञान से सफ़र को पूरा किया जा सकता है। तो हम एक ऐसी पॉडकास्ट में आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं डॉक्टर वर्षा जैन से, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ और IVF स्पेशलिस्ट हैं। 24 साल से स्त्री रोग विशेषज्ञ और 15 साल से निसंतान दंपतियों को परिवार को पूरा करने में अहम योगदान रहा डॉक्टर वर्षा जैन का। आइए हम वेलकम करते हैं। वेलकम मैम, डॉक्टर टॉक विद कपिल में आपका स्वागत है। थैंक यू कपिल, थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके पास जब कोई पेशेंट आता है, निसंतान दंपति होता है, इनफर्टिलिटी का पेशेंट होता है, आपके पास आता है, तो किस टाइप के इमोशंस कैरी करके आपके पास आता है? एक इनफर्टाइल पेशेंट जो होता है ना, बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट होता है, इमोशनली चैलेंज्ड होता है। मतलब घर में, परिवार में, हस्बैंड से और सभी चीज़ों से। इवन जब वो आता है पेशेंट, और हम कभी, जैसे एक पेशेंट से मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या चाहती हो, तो शी सेड बच्चा। तो डेफिनेटली शी हैज़ कम टू मी फॉर अ बेबी, एंड उसके साथ मतलब वो एक बहुत उम्मीद के साथ मेरे पास आता है कि हम यहाँ पर आए हैं तो हम यहाँ से बच्चा लेकर जाएंगे। मैम, जैसे अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि 24 इयर्स बैक आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी और आपने गायनेकोलॉजी चुना, और साथ ही आप 9 इयर्स के बाद मैम अपने इनफर्टिलिटी की तरफ क्यों चले गए आप? मैंने 2001 में अपना पीजी फर्स्ट ईयर मतलब पीजी का स्टार्ट किया, एंड 2004 में मेरा पीजी ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर मैं रेसिडेंसी के लिए दिल्ली गई, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, एंड पार्शली मैं फिर GTB मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर गई। तो वहाँ से मेरा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी का। फिर एक समय आया जब मैंने प्रैक्टिस में जब कदम रखा, तो सब तरह के पेशेंट आते थे। इनफर्टिलिटी भी गायनेकोलॉजी का पार्ट है। तो जब मेरे पास एक पेशेंट आया, उसका सीमेन काउंट पुअर था, एंड ऑब्वियसली जब पेशेंट को, जब हस्बैंड को मालूम चलता है कि उसका काउंट ख़राब है, तो वो दूसरा ऑप्शन ढूंढता है कि शायद उसका कोई काउंट ठीक बता दे, कोई बता दे कि इसमें आपको नॉर्मल बच्चा हो सकता है। मोस्ट लाइकली उस पेशेंट को शायद IVF बोला गया होगा। वो मेरे पास आया, और मैं बहुत बिल्कुल प्रैक्टिस में बिल्कुल नई थी, बट मैंने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, तो पेशेंट, इस तरह के पेशेंट आने लग गए थे। तब जब पेशेंट की रिपोर्ट देखी, तो पेशेंट हैज़ कम टू मी फॉर नॉर्मल ट्रीटमेंट, पर मुझे एक्चुअली मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इसको कैसे ट्रीट करना है। दिस पेशेंट, मुझे आज भी वो पेशेंट का फेस याद है, हस्बैंड का फेस याद है। और उस पेशेंट को देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे आई नीड टू डू सम फेलोशिप इन इनफर्टिलिटी। अब मुझे अब इस, मतलब मेरा सर्जिकल हैंड बहुत अच्छा हो गया है, बट मुझे अब कुछ इनफर्टिलिटी के कुछ करना है, बिकॉज बिना इसकी फेलोशिप या बिना इसकी ट्रेनिंग के मुझे लगता नहीं था कि मैं इसको कम्प्लीटली अच्छे से कर पाऊँगी। वो एक ट्विस्ट आया, देन आई फेल्ट। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आई वांट टू डू अ फेलोशिप इन इनफर्टिलिटी, एंड ही सपोर्टेड मी अलॉट कि आप फेलोशिप करो। आई वेंट टू केरला फॉर माई फेलोशिप। मैंने वहाँ फेलोशिप करी, एंड उसके बाद फिर एक्चुअली जब लर्न करा, एंड आई स्टार्टेड डूइंग IVF। मैम, इस दौरान आप मुझे बताइए कि कभी कोई ऐसा इमोशनल और मेमोरेबल कोई याद आपकी हो कि ये मुझे बहुत मेमोरी करता है हमेशा ही, तो कोई ऐसा पेशेंट आया हो? ऐसे तो देखो, हर एक पेशेंट की हर एक स्टोरी होती है, और इनफर्टिलिटी के पेशेंट की डेफिनेटली एक स्टोरी होती है। एक मुझे बहुत पहले का एक पेशेंट याद है, 2011 या 12 की बात है, जब मैंने जस्ट अपना IVF का सेंटर स्टार्ट ही किया था। तो पेशेंट मेरे पास आई, उसका हस्बैंड ही वॉज पैराप्लेजिक, तो दे कैन नॉट हैव सेक्शुअल लाइफ, एंड उसका मतलब पेशेंट बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फैमिली, ही वॉज अ बिल्डर, एंड मतलब ऐसा था कि दे कैन अफोर्ड वेरी वेल, बट दे कैन नॉट हैव द सेक्शुअल लाइफ। तो प्रेगनेंसी आ ही नहीं सकती कैसे भी, शी नीड्स ART ट्रीटमेंट। तो जब वो मेरे पास आई, तो आस्कर, तुम ना चाहो तो तुम डोनर इंसेमिनेशन करा के अपना बच्चा कर सकती हो, बिकॉज उसकी एज ऑलरेडी 35 प्लस थी। अब एंड उसका ओवरी का रिजर्व भी बहुत कम था। तो पेशेंट वॉज टोटली नॉट विलिंग, हस्बैंड वॉज नॉट विलिंग, बिकॉज एफ्लुएंट सोसाइटी के थे, दे वांटेड कि अगर करेंगे तो अपना ही बच्चा करेंगे और करना ही है। तो दे सेड कि आप तो IVF करिए। वी डिड ऑल द प्रोसीजर्स, पिकअप, स्टिमुलेशन के IVF के लिए पिकअप करा। आई गॉट ओनली 1 oocyte,
अब एक साइड है दैट टू 35 एज है, वन साइड है, तो चांसेस डेफिनेटली फेलियर की तरफ ज़्यादा थे, पॉजिटिव की तरफ कम थे। फिर मैंने पेशेंट को ऑफ़र करा कि तुम चाहो तो अभी भी तुम अगर हस्बैंड का सैंपल से करनी है तो यू कैन गो फॉर डोनर oocyte, एटलीस्ट विल हैव नंबर ऑफ oocyte मोर, तो चांस ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा रहेंगे। शी सेड नो, अगर करना है तो हमारे से करना, अगर नहीं करना। तो मैंने कहा हम ऐसा करते हैं, यू डू वन थिंग। हमने उनके लिए कुछ मेडिसिन दी, समहाउ वो आती थी मेरे पास, वो खुद ही सीख गई थी सब कुछ, इतना उसका फेलियर हो चुका था। मेरे पहले वो 2-3 IVF पहले करा चुकी थी, 2-3 IVF मैंने ही करे जो उसके फेल हुए। फिर मैंने कहा अपन ऐसा करते हैं, तुम्हारा IVI करते हैं, जब तुम्हारा ओवुलेशन का टाइम होगा यू जस्ट ब्रिंग द हस्बैंड सीमन सैंपल। तो वो मेरे पास अपने आप ही, मुझे भी, मैं उसको स्टिमुलेट नहीं करती थी, वो अपने आप ही अपने साइकिल के हिसाब से 14-15 डे आती थी, आप मेरा ओवुलेशन चेक कर लो, घर जाती थी एंड शी ब्रिंग्स अ सैंपल। 2-3 IVI हमने करे। जो लास्ट 4 टाइम व्हेन शी केम मेरे पास आई, तो मैंने उसको बोला कि अब हम लोग लास्ट टाइम कर रहे हैं और प्लीज़ अब मैं नहीं करूँगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सो मेनी फेलियर्स आर देयर, यू शुड गो फॉर अडॉप्शन, या कुछ और सोचो, अब हम नहीं करेंगे। तो शी सेड कि नहीं आप तो करिए। और मुझे सामने गणेश जी की फ़ोटो लगी थी, बोली मुझे भगवान पे ट्रस्ट है। मैंने भी देखा, मैंने कहा बस ये लास्ट टाइम है, अब इस पर हम नहीं करेंगे। एंड हमने IVI करा एंड वो जब वो 15 डेज़ के बाद अपना किट लेकर आई, वो 10-15 किट लेकर आई, 2 लाइन्स पॉजिटिव। एंड वो मतलब शी स्टार्टेड क्राइंग, और मेरे भी आंसू बह गए। मतलब इट्स लाइक कि मेरे लिए भी ये था कि कैसे, और उसके लिए भी था कैसे, इतना फेलियर के बाद शी कंसीव। तो वो हमेशा याद रहता है। एंड देन शी डिलीवर्ड, मतलब इतना मेमोरेबल चीज़ है कि उसकी डिलीवरी भी जो हुई, व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट एंड शी डिलीवर्ड ऑन 1 जनवरी। और हमेशा 1 जनवरी को हम उनके यहाँ जाते, उनकी पार्टी जो होती है हमारे साथ ही शुरू होती है, बर्थडे पार्टी बच्चे की। एंड लाइक बच्चा भी बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, सब अच्छा है। एंड देखो, अगर कोई होप नहीं छोड़े तो ऐसे पेशेंट भी कंसीव कर सकते हैं। तो एक होप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनफर्टिलिटी में। जो पेशेंट को प्रेगनेंसी, आप सोचो ये पेशेंट कैसा था और इसको कंसीव हो गया, एंड शी हैड अ बेबी बॉय, और अच्छा सा ही है, बिल्कुल अच्छा है, इंटेलिजेंट है एंड स्मार्ट है, बहुत अच्छा है। नाउ ही इज़ अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड। जब मैम हम किसी भी पॉडकास्ट को स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो उससे पहले एक स्टडी करते हैं। तो मैंने देखा कि आप एम्ब्रोलॉजी भी करते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। एम्ब्रोलॉजी तो मैंने लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था। इवन मैंने IVF फेलोशिप ये सब भी नहीं सोचा था। मैं सोचा था कि सिर्फ मैं ऑब्स गायनी करूँगी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। एम्ब्रोलॉजी का तो मतलब एक मैं बोलूँगी एक स्टोरी टाइप ही है, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट पेशेंट आया IVF के लिए, वो मेरे नोन टू ही थे। स्टार्टिंग में इनिशियली मैं प्रैक्टिस किसी भी डॉक्टर के लिए अपने रिश्तेदारों से ही शुरुआत होती है शायद, तो वो मेरे नोन टू थे। एंड मैंने किसी एम्ब्रोलॉजिस्ट को कॉल करा, तो ही कमिटेड कि ही विल कम। मैंने स्टिमुलेशन स्टार्ट कर दिया। अब बाई चांस जो उसका पिकअप का दिन पड़ना था, तो आई जस्ट कॉल्ड द एम्ब्रोलॉजिस्ट। ही सेड कि मैं नहीं आ सकता, आई एम कमिटेड टू समवेयर एल्स। तो अब इट्स लाइक ये अब आज से करीबन 15 ईयर्स पहले की बात होगी, 2010 की या 11 की बात होगी। तो उस समय कोई एम्ब्रोलॉजिस्ट इतने ईजिली मिलते भी नहीं थे। 1-2 लोग ही, मतलब पूरे स्टेट में 1-2 लोग ही हुआ करते थे जो ट्रैवल करते थे, और इन हाउस एम्ब्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। बहुत ही फ्यू सेंटर्स थे, जहाँ जो बड़े सेंटर्स थे दिल्ली मुंबई में होंगे या साउथ में, जहाँ पे इन हाउस एम्ब्रोलॉजिस्ट हुआ करते थे। उस समय लोग ट्रैवल करते थे, वही लोग ट्रैवल करते थे, तो कोई होता ही नहीं था। लेकिन जब मैं फेलोशिप कर रही थी, उस समय जो वहाँ के एम्ब्रोलॉजिस्ट थी एंड जो सिस्टर्स नर्सिंग स्टाफ थी, उन्होंने मुझे कुछ ICSI का ट्रेनिंग, कुछ IVF का ट्रेनिंग, मुझे एम्ब्रोलॉजी का मतलब बहुत हद तक ओरिएंटेशन हो चुका था। तो अब जब यहाँ पे एम्ब्रोलॉजिस्ट ने आने से मना कर दिया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई हैव द ओनली पर्सन जो मुझे करना है। फिर मैंने पिकअप करा सारे स्टेप्स, मतलब जब हम कुछ करते हैं ना, तो हमें अपना पुराना जो हमने सीखा, हमें वो सीक्वेंस में याद रहता है, उसी सीक्वेंस में मैंने करा। बहुत सारे एग लूज़ भी हुए, मतलब नियरली 12 एग्स मिले, लेकिन मेरे 3 एम्ब्रियो बने। आई डिड द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, और जब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, बट पेशेंट केम पॉजिटिव। और जब वो पॉजिटिव आई ना, तो इट वाज लाइक कि ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया कि एम्ब्रोलॉजी भी मैं शायद कर सकती हूँ। और जब अगर मेरे करने से अगर पेशेंट को पॉजिटिव आ रहा है, तो मुझे ही करना चाहिए। तो वो मुझे एक ट्विस्ट मेरा आया कि मेरे को एम्ब्रोलॉजी करना है, और मैं IVF के साथ साथ एम्ब्रोलॉजी का पार्ट भी खुद ही करूँगी। और आज का भी ये है कि अब जैसे मेरे लैब में मैं पिकअप करती हूँ, मेरे पास टीम है, पूरा टीम है एम्ब्रोलॉजी की, बट जो मेन काम जो है वो मेरे सुपरविजन में मैं ही करती हूँ। एम्ब्रोलॉजी करने का एक और एडवांटेज है कि
मुझे पता है कि मैं एज अ क्लिनिशियन हूँ, मैं अपना पेशेंट देखती हूँ, मुझे पता है इसका एंडोमेट्रियोसिस है, इसका रिजर्व कम है, इसके मुझे कम एग्स मिलने वाले हैं, तो मुझे ध्यान रखना है कि हाँ मैंने पिकअप करा है, कोई एग उसका लूज़ ना हो, उसका एक्सी किस तरह से करना है, उसका सीमेन पैरामीटर कैसे, बिकॉज बीइंग अ क्लिनिशियन मुझे पता है कि उसका हिस्ट्री क्या है, मुझे उसका क्या उसका कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी है, एंड मुझे अब उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, कितने फेलियर्स हैं। अब यहाँ पे जैसे एम्ब्रोलॉजी मुझे करना तो मुझे सब पता है, सपोज कोई एम्ब्रोलॉजी नहीं करता है ना, क्लिनिशियन अलग है, ये पूरा टीम वर्क होता है एक्चुअली आईवीएफ, तो टीम वर्क होता है, उसमें क्लिनिशियन पिकअप करता है, एम्ब्रोलॉजी कोई और करता है, जूनियर एम्ब्रोलॉजिस्ट जो उसी में प्रिपरेशन करता है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जूनियर ऑन साथ में होते हैं। बट जैसे अब मुझे पता है हिस्ट्री है, तो मुझे मालूम है कि हाँ इसका रिकरेंट फेलियर है, मुझे इस पेशेंट में ग्लू ऐड करना है, इसका ईटी करेंगे तो इसका मुझे साइड एक्टिवेशन भी करना है, तो जो अलग अलग टेक्निक्स और एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें होती हैं जिनको हम एडजुवेंट्स भी बोलते हैं, वो मैं ऐड ऑन कर लेती हूँ, तो मुझे पता है कि रिजल्ट मुझे कैसे एनहांस करना है। तो एम्ब्रोलॉजी का करने का एडवांटेज है कि मेरे को अपने क्लिनिक रिजल्ट जो मेरे हैं वो एनहांस वे में आते हैं। तो अभी कन्वर्सेशन में इतना सारा सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, लेकिन एक सरल भाषा में, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं एक लेमैन की भाषा में बोलूँ कि एक सरल भाषा में आप मुझे समझा दीजिए कि आईवीएफ, आईओआई, एक्सी क्या होता है, या ये कैसे इसकी प्रोसेस को आप पूरा करते हैं, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि अगर मेरे किसी घर में या किसी व्यक्ति को मेरे पहचान में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, तो ये प्रोसेसेस क्या है। देखो आईवाई तो एक नॉर्मल सिंपल प्रोसीजर है। आईवाई इट्स अ पार्ट ऑफ एआरटी, तीनों चीज़ें पार्ट एफ एआरटी है। तो आईवाई नॉर्मल साइकिल जैसे ही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम पेशेंट को डे 2 डे 3 पेशेंट हमारे पास जब आता है, पहले तो हमें पूरा वर्कअप करना होता है आईवाई के लिए। हम वर्कअप करके हमने उसको स्क्रीन करके रखा है कि हाँ इस पेशेंट का हमें आईवाई करना है, जितने भी साइकिल हमें आईवाई करना है हम प्लान पहले से करके रखते हैं। अब पेशेंट हमारे पास सेकेंड थर्ड डे आता है मेंसेस के, और उस दिन से हम उसका एग बनने की मेडिसिन जो होती है, हम उसको इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन के मेडिसिन बोलते हैं, उन मेडिसिन को हम स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हम उसको फॉलिकुलर ट्रैकिंग करते हैं, मतलब हम उनके फॉलिकल्स देखने के लिए हम उनको फ्रीक्वेंटली क्लिनिक में बुलाते हैं, स्कैन करते हैं, फॉलिकल का साइज़ ट्रैक करते हैं। एक ऑप्टिमम साइज़ मिलता है जब हाँ हमें लगता है कि हाँ अभी फॉलिकल मैच्योर हो गया है, हम एक इंजेक्शन देते हैं जिसको हम एससीजी इंजेक्शन बोलते हैं, जिसको हम ट्रिगर भी बोलते हैं। उसके बाद उसको 36 आवर्स के बाद हम पेशेंट को बुलाते हैं हॉस्पिटल, एंड उसको उस समय हम हस्बैंड के साथ में आने को बोलते हैं। हस्बैंड अपना सैंपल देता है लेबोरेटरी में, वहाँ लैब में सैंपल प्रिपेयर होता है। सैंपल को प्रिपेयर करने के बाद ये जो सैंपल प्रिपरेशन होती है ये एंड्रोलॉजी लैब में होती है, और इस सैंपल में प्रिपरेशन के दौरान ये जिस मीडिया में प्रिपेयर करते हैं, जो भी टेक्निक होती है उसमें उसका पर्पस यही होता है कि हमें हाई क्वालिटी के गुड मोटाइल गुड मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म हमें मिल जाए, जिससे कि चांस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाए। तो वहाँ प्रिपेयर होता है सैंपल, एंड फिर जैसे सैंपल रेडी होता है हमें सैंपल को एक कैनुला होता है प्लास्टिक का, उसमें लोड करके और वाइफ के यूट्राइन कैविटी में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंड हम उसको कुछ 15 डेज़ 20 डेज़ की मेडिसिन देते हैं, और हम उनको एक डेट देते हैं कि इस डेट में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। और नॉर्मली आईवाई के रिजल्ट बहुत इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि नॉर्मल जैसे ही है, मतलब नॉर्मली आप हस्बैंड वाइफ को देखें वो साथ में रहते हैं, है ना, और उनको प्रेगनेंसी नहीं आ रही और हमने आईवाई बोला है, तो सेम यहीं पे ही है, मतलब साथ में रहने जैसे ही है, बस यहाँ पे हमने सीमन सैंपल को बाहर लेके प्रिपेयर करके यूट्राइन कैविटी के अंदर अच्छे क्वालिटी के स्पर्म को ट्रांसफ़र करते हैं। तो चांस ऑफ प्रेगनेंसी इसके नियरली 15 से 20% ही है। बट हम पेशेंट को इनिशियल कुछ 2-3 साइकिल्स हम एडवाइस करते हैं कि ये तो हमें करना है। कई बार क्लिक कर जाता है पेशेंट को नॉर्मली आईवाई से प्रेगनेंसी आ जाए, तो एक तो इतना सारा कम्बरसम जो आईवीएफ का प्रोसेस वो बच जाता है, एंड बहुत रिवॉर्डिंग होता है आईवाई। अब आपने पूछा मुझसे आईवीएफ, तो कन्वेंशनल आईवीएफ में हम क्या करते थे, कन्वेंशनल आईवीएफ इक्सी दोनों तरह के एक प्रोसीजर है। मतलब इवन पेशेंट मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं मैडम टेस्ट टू बेबी कराना है, और हम उनको आईवीएफ की बात करते तो बोले मैडम हमें आईवीएफ नहीं करना, हमें टेस्ट टू बेबी कराना है। तो एक जेनरिक वर्ड है टेस्ट टू बेबी, और आईवीएफ मतलब एक हम लोग का मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये सब कॉमन, सब एक नॉर्मल नेम्स हैं, आईवीएफ, टेस्ट टू बेबी। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को अगेन हम वर्कअप करते हैं पूरा। जब हम इसको प्लान कर लेते हैं कि इस पेशेंट का हमें आईवीएफ ही करना है, तो हम पेशेंट को फिर सेकेंड डे ऑफ मेंसेस बुलाते हैं। उस सेकेंड डे ऑफ मेंसेस हम पेशेंट का पहले स्क्रीन करते हैं, स्कैन करते हैं सोनोग्राफी में, देखते हैं कि उसका फॉलिकल एंड्रल फॉलिकल्स कितने हैं, उसके हिसाब से हम एक प्रोटोकॉल सेट करते हैं। हम 8 to 10 डेज़ का पेशेंट को इंजेक्शन स्टिमुलेशन का इंजेक्शन, हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं, जो पेशेंट हमारे सेंटर में लगा के सीख के जाता है और अपने घर में भी लगा सकता है। फिर जब उसका, और नॉर्मली हम 4-5 दिन में उनको स्कैनिंग के लिए बुलाते हैं पेशेंट को, जब हम फ्रीक्वेंट स्कैन्स के लिए बुलाते हैं।
तो ये 10-12 दिन में पेशेंट को 4-5 बार हॉस्पिटल आना होता है और उसमें हम देखते हैं पेशेंट को कि फॉलिकल का साइज़ कितना है। जब एक ऑप्टिमम रिस्पॉन्स आता है, लाइक फॉलिकल का साइज़ 18 से 20 पहुंच गया और हमें लगा कि हाँ, हमें इसका पिकअप कर लेना चाहिए, तो हम उसको HCG का इंजेक्शन देके, उसको हम ट्रिगरिंग इंजेक्शन भी बोलते हैं, कई बार किसी को डुअल ट्रिगर भी लगता है, वो हम देके और पेशेंट को फिर नेक्स्ट 36 आवर्स हम पेशेंट को एडमिशन के लिए बुलाते हैं। एग कलेक्शन का प्रोसेस एनेस्थीसिया में होता है क्योंकि पेनफुल है, तो उसको हम शॉर्ट सीडेशन में करते हैं। पेशेंट को एनेस्थेटिक मेडिसिन देते हैं, प्रोपोफॉल, उसमें मरीज़ सो जाता है, डीप स्लीप में चला जाता है और उसको पेन नहीं होता है। उसमें हम सारे oocytes कलेक्ट कर लेते हैं। नियरली 15-20 मिनट्स का प्रोसीजर है। उसके 2 घंटे बाद पेशेंट घर जा सकता है। जो oocytes हम लैब में कलेक्ट करते हैं, सेम टाइम हम हस्बैंड को बोलते हैं कि सीमन सैंपल देना है। सीमन सैंपल लैब में जाता है, एंड्रोलॉजी लैब में, वहाँ प्रिपरेशन होती है सैंपल की। फिर हम यहाँ पे प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू उसका कैसा सीमन पैरामीटर है और क्या इंडिकेशन है कि हमें इसका IVF करना है कि हमें ICSI करना है। IVF में हम क्या करते हैं, oocytes को स्पर्म के साथ रख देते हैं। अपने आप ही नेचुरली जो बॉडी में होता है ट्यूब के अंदर कि एग के पास स्पर्म पहुँचते हैं, उसको एग स्पर्म के अंदर एंट्री मारेगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, जो काम ट्यूब में हो रहा है वो हम टेस्ट ट्यूब में बोल रहे हैं कि हमने आपका एग लिया, हमने स्पर्म को साथ में प्लेस कर दिया, तो इसलिए ये वर्ड टेस्ट ट्यूब में भी आया कि ट्यूब में जो काम होना था वो अब बाहर पेट्री डिश में हो रहा है, उसको टेस्ट ट्यूब में बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्टिलाइजेशन करा। डे 3 पे हम उसको चेक करते हैं कि एम्ब्रो बना और कैसा एम्ब्रो बना। अब हम लोग ICSI की बात करें तो सपोज सीमन पैरामीटर्स ख़राब है या oocytes का क्वालिटी ख़राब है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ICSI में क्या करना है, एग को लिया, एग के अंदर एक नॉर्मली एक एग के अंदर एक ही स्पर्म जा सकता है, तो यहाँ पे हम माइक्रो नीडल के थ्रू एक अच्छा क्वालिटी का स्पर्म जो हमें पेट्री डिश में दिखता है, मूविंग, मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल, मोटाइल एंड अच्छा स्पर्म दिख रहा है जिसका हमें लग रहा है क्रोमेटिन ठीक होना चाहिए क्लिनिकली, हम उस स्पर्म को पिक करते हैं और oocyte के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अगेन हम डे 3 पे नॉर्मली हम फर्स्ट चेक करते हैं, सेकेंड डे मतलब जैसे आज हमने ICSI किया, हम कल भी चेक करेंगे, परसों पर। डे 3 पे हम लोग फिर प्लान करते हैं वेदर वी हैव टू गो फॉर फ्रीजिंग, एम्ब्रो ट्रांसफ़र या हमें उसका ब्लास्ट कल्चर करना है। तो ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं IVF, IUI, ICSI, ये इस तरह से हम लोग कैरी ऑन करते हैं। एक ऐसी टर्म और देख रहा था मैम, PGT, तो ये होता क्या है और ये किन केसेस में आप लोग करते हैं ये? PGT मतलब प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट। तो जैसे कुछ कपल्स हैं जो, एक तो मेन तो ये है कि जब ये स्टार्ट हुआ, उन पेशेंट्स के लिए स्टार्ट हुआ जैसे नोन डिसऑर्डर्स हैं। सपोज़ किसी को थैलेसीमिया है, अब उनका एक बच्चा हो गया एंड उसको थैलेसीमिया मेन है, माँ बाप परेशान है, पेरेंट्स ठीक है। परेशान है, उसको मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन लग रहे हैं और 10-12 साल की उम्र में मरीज़ की बच्चे की डेथ भी हो जा रही है। तो अच्छा। ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं। अब कपल्स दोनों कैरियर हैं, तो अगर IVF भी करते हैं तो अगेन एम्ब्रो आएगा भी तो कैसे मालूम चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो सेल है, सेल को जैसे डे 3 मैंने आपको बताया, डे 3 के बाद हम डे 5 तक कल्चर करते हैं। जब वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो उसका जो 2 पार्ट होते हैं, एक इनर सेल मास होता है, बाहर की तरफ की जो लेयर होती है अपोजिट साइड में ट्रोफोएक्टोडर्म होती है, जो ट्रोफोएक्टोडर्म होती है जो बच्चे को माँ से जोड़ती है। तो उस सेल्स को, कुछ 4-5 सेल्स को हम लोग अगेन माइक्रोनीडल के थ्रू उसको निकाल के एंड हम उसको स्क्रीनिंग के लिए जेनेटिक लैब में भेज देते हैं और इस एम्ब्रो को हम फ्रीज कर लेते हैं। कुछ 15-20 दिन में रिपोर्ट आती है कि हाँ आपने सपोज मैंने 6 ब्लास्ट भेजे या 5 ब्लास्ट भेजे, तो वो रिपोर्ट करेंगे कि आपका नंबर, दिस नंबर ऑफ ब्लास्ट में ये पॉजिटिव है डिजीज़ के लिए और ये 2 एम्ब्रो आपके नॉर्मल हैं। तो हमें पता होता है कि हाँ ये 2 नॉर्मल आए, तो हम नॉर्मल एम्ब्रो पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे उसको डिजीज़ फ्री चाइल्ड मिलेगा। तो एक तो इंडिकेशन ये हो गया। सेकेंड हो गया कि पेशेंट, सपोज किसी पेशेंट को बार बार अबॉर्शंस, मल्टीपल अबॉर्शंस हो रहे हैं या मल्टीपल रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इनका स्पर्म और एग हमें स्क्रीन पर नॉर्मल दिख रहा है, बट दे मे बी हैविंग सम जेनेटिक डिजीज़ जो जीन लेवल पर होगा, जो हमें नहीं पता। तो हम उन पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप चाहो तो हम लोग इसमें PGT-SR कर सकते हैं। अगेन प्रोसीजर तो सेम ही है, बस टेस्ट अलग अलग आना है हमें। एंड सपोज़ किसी को 35 एज है या 37 के ऊपर है एंड दे आर गोइंग फॉर IVF, तो हम एक बार उनको ऑप्शन ज़रूर देते हैं कि आपका 35 एज है एंड मैटरनल एज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर माँ की एज बढ़ती जाती है तो डाउन सिंड्रोम या और भी सिंड्रोम्स उभर के आते हैं। और हमने IVF करा, इतना खर्चा करा, प्रेगनेंसी आ गई एंड 4th मंथ में, 3rd मंथ में पता चला कि बच्चे को एबनॉर्मलिटी है, तो ह्यूज फेलियर, फाइनेंशियल, इमोशनल,
सारी तरह से मरीज़ के लिए एक लॉस है। तो हम काउंसल ज़रूर करते हैं पेशेंट को कि आप चाहो तो पीजीटीए कर सकते हैं हम लोग। पीजीटीए में क्या करते हैं हम, अगेंस्ट प्रोसीजर सेम है, हमें ट्रोफैक्टोरम को निकाल के टेस्ट के लिए भेजना है जेनेटिक लैब में, और वहाँ पे वो लोग टेस्ट में बता देंगे कि हाँ आपका ये वाला एम्ब्रो यूप्लॉइड है और ये वाला एम्ब्रो एन्यूप्लॉइड है। तो यूप्लॉइड एम्ब्रो को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो डेफिनेटली चांस ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ नहीं रहेंगी। तो श्योर टेस्ट है कि हाँ आपको ये डिजीज़, हम जो एम्ब्रो ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप डिजीज़ फ्री है। तो ये पीजीटी का इंडिकेशंस हैं। आपने मैम इतने सरल तरीके से बताया कि आईवीएफ क्या होता है, आईयूआई क्या होता है, एक्सी क्या होता है, लेकिन मैम कहीं ना कहीं एक जनरल अगर आदमी है कोई सोचेगा कि ये इतना पेनफुल होता है क्या, या इसमें कोई ऐसे चीज़ें हैं कि ऐसा लगे कि नहीं मैम इसमें तो इंजेक्शंस बहुत लग रहे हैं या इसमें परेशानियां बहुत हैं, ऐसा कुछ है क्या? ये थोड़ा सा आईवीएफ टायरिंग होता है क्योंकि पेशेंट को क्लिनिक से बार बार आना पड़ता है, इंजेक्शंस भी लगते हैं। पर अगर हम आज के दौर से अभी से देखें, मतलब करीब 5 साल पहले और देखते हम, तो पहले जो इंजेक्शंस लगते थे 3-3 महीने इंजेक्शंस लगते थे, और वो इतने पेनफुल इंजेक्शंस होते थे कि पेशेंट आईवीएफ करने से डरता था कि मुझे एक आईवीएफ फेलियर हुआ, अब मुझे नहीं कराना, मैं इंजेक्शन का पेन टॉलरेट नहीं कर सकती। अब लेकिन अब इंजेक्शंस भी ऐसे हैं कि सबक्यूट इंजेक्शंस हैं, इतना पेशेंट को इतना पेन होता नहीं है। पेशेंट समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं पेशेंट, उनको हम इंजेक्शंस देते हैं, समझाते हैं कि तुम इंजेक्शन लेकर जाओ, खुद कैसे हम ट्रेन करते हैं, खुद लगाते हैं। इतना पेनफुल इंजेक्शन है नहीं, बस ये कि उनका विजिट्स ज़्यादा रहता है और विजिट्स रहता है। फिर एक बहुत बड़ी चीज़ है अनसर्टेनिटी, जो पेशेंट के मन में हमेशा चल रही होती है, मेरे अंडे बनेंगे कि नहीं, फॉलिकल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मेरे एग्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, फिर पेशेंट एम्ब्रो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, प्रेगनेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो ये अनसर्टेनिटी जो है वो पेशेंट को बहुत एक स्ट्रेस, तो वो हमें हर विजिट में हम पेशेंट को एक काउंसलिंग करते हैं कि देखो तुम्हारा रिस्पांस अच्छा आ रहा है। तो एक हम हमारे काउंसलिंग से जो एक पेशेंट का जो स्ट्रेस रिलीज़ होता है, उससे पेशेंट का डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हार्मोनल एनवायरनमेंट चेंज होता होगा, जिससे कि क्वालिटी ऑफ एग या हमें रिसेप्टिविटी जो बोलते हैं यूट्राइन, तो वो सब एनहांस होने में हेल्प मिलती है। तो मुझे लगता है कि पेशेंट का जो पेन है वो कुछ हद तक एक डॉक्टर के हाथ में भी है कि हम उस पेन को कम कर सकते हैं। इंजेक्शन का पेन तो डेफिनेटली लगेगा, बट आपका जो हम उसका जो एंड रिजल्ट बताएंगे कि तुमको एक पॉजिटिव होप मिलने, मतलब हम दोनों चीज़ें पेशेंट को बोलते हैं, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बट सोच के पॉजिटिव ही चलना है कि हम लोग कर रहे हैं तो ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि नहीं होगा, हम ये सोच के कर रहे हैं कि तुम्हें होगा, और वही सोच तुम्हें रखनी है। इवन मैंने अपने एक चैम्बर में एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें लिखा है येस आई विल बी मदर। तो पेशेंट को हम यही बोलते हैं कि तुम जब आई हो तो तुम पहले वो बोर्ड पढ़ो, उसमें लिखा है येस आई विल बी मदर। मदर मतलब पेट में बच्चा अकेला नहीं चाहिए, घर में खेलता हुआ बच्चा चाहिए। ये सोच रखोगी ना तो तुमको ज़रूर प्रेगनेंसी होगी। तो वो सोच पेशेंट को हम समझाते हैं, और जब आप पेशेंट को कितना भी पेन हो, अगर उसको मालूम है कि एंड रिजल्ट अच्छा होने वाला है, एक्सपेक्टेशन तो एटलीस्ट है, तो पेन अपने आप ही कम हो जाता है। तो पेशेंट तो मैम एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारे लेकर आता है, लेकिन आप ये बताइए कि मैम सक्सेस रेट कितना होता है? कि आपने तो मैम एक अपना प्रोसेस तो पूरा कर दिया। वर्ल्ड वाइड आप सही बोले, वर्ल्ड वाइड सक्सेस रेट 40% है, बट हम इंडिविजुअलाइज करें पेशेंट को। हमने कोई ऐसा पेशेंट ले लिया, 42 की एज का पेशेंट ले लिया, और मैंने उसको बोला तुम्हारे 2 एग्स बने, मुझे पता है मैटरनल एज हाई है, मुझे पता है उसका एग अच्छा नहीं मिलने वाला है, उसका एम्ब्रो अच्छा नहीं बनने वाला, हम उसको परसेंटेज में काउंट कर लेंगे तो डेफिनेटली परसेंट लो हो जाएगा। तो अगर हम सारे पेशेंट सेम नहीं हो सकते। जैसे कि एक घर में 4 बच्चे हैं, है ना, सेम पेरेंट्स हैं, है ना, चारों बच्चे अलग हैं, तो चारों बच्चे अलग क्यों हैं? सेम पेरेंट्स से बच्चे सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब है हर एग और हर स्पर्म अलग अलग है। तो पेशेंट को भी हम यही काउंसिल करके चलते हैं कि देखो हमने अगर तुम्हारा इस साइकिल में हमने करा, एंड सपोज तुम्हें कंसीव नहीं हुआ, तो तुमको नेक्स्ट साइकिल जब हम करेंगे, हो सकता है तुम्हारा ऐसा कोई दूसरा एम्ब्रो बने जो इम्प्लांटेबल हो, तो तुम्हें प्रेगनेंसी आ जाए। तो ये सब चीज़ें हम बात करके पेशेंट चलते हैं। अगर हम अब सक्सेस रेट की बात करें तो इंडिविजुअलाइज करें, तो मैंने अपने सेंटर में, बिकॉज मैं क्लिनिशियन भी हूँ, मैं एम्ब्रोलॉजी भी करती हूँ, तो मैंने देखा है कि अगर हम पेशेंट को नॉर्मली हम देखें तो अगर ओवरऑल फ्रीजिंग की जो मल्टीपल साइकिल्स हम कई बार करते भी हैं, किसी को फर्स्ट साइकिल में आराम मिला, किसी को सेकंड में मिला, किसी को मुझे थर्ड साइकिल भी लग जाती है, तो क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट ओवरऑल देखा जाए तो हमारे सेंटर का 80% नियरली पहुँच जाता है। जैसे मैम आपने बताया कि एक गायनेकोलॉजी करने के बाद एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है जिसमें आईवीएफ आप करना स्टार्ट करते हैं और उससे सक्सेस मिलता है, लेकिन मैम क्या सेंटर में भी कुछ ऐसा होता है कि आईवीएफ के लिए एक सेंटर बनेगा, इसका कोई एक मार्केबल होता है कि ये मार्क है, ये मार्क है, ये मार्क है? देखो बिफोर 2021 जब ART लॉ नहीं था, उसके पहले ना ICMR इसको देखती थी।
बट वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था, लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेंटर बनाते थे, इक्विपमेंट्स भी प्रॉपर होते थे, नहीं होते थे कई बारी किसी के पास, ऐसे भी होता था। अब जब से 2021 आया है और उसमें उन्होंने मस्ट कर दिया है कि आपका लैब के पैरामीटर्स कैसे होना चाहिए, उसके डायमेंशंस कैसे होना चाहिए, आपका AHU मस्ट है। AHU मतलब एयर हैंडलिंग यूनिट्स होते हैं, जो आपकी लैब का एनवायरनमेंट को एक बहुत क्लीन एनवायरनमेंट देते हैं, जिसमें आपका बैक्टीरियाज नहीं रहेंगे, आपका कितना आपका ह्यूमिडिटी होना चाहिए, कितना आपका CO2 लेवल होना चाहिए, कितने पार्ट्स पर मिलियन आपका उसमें VOCs होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पैरामीटर्स उन्होंने एक नॉर्म्स बना रखे हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम अपने लैब को वैलिडेशन कराते हैं। कुछ कंपनीज़ हैं जो लैब का वैलिडेशन करती है, जो बताती है कि आपका लैब कोई इतना ये परमिसिबल है, आप इसमें अब अपना IVF कूली कर सकते हैं। और एक अगर उसमें कुछ है VOC ज़्यादा हैं तो फिर हम उनको करेक्शंस के रेमेडीज़ भी बताती है, तो वो हम कर सकते हैं। अब जैसे लैब्स जो बनते हैं, तो लैब्स में सर्टेन कंपनीज़ हैं इंडिया में जो बाहर से लेके आती हैं, आउट ऑफ इंडिया लेकर आती हैं, और वो कंपनी इंस्टॉल करती हैं लैब को। तो लैब का एक अपनी चीज़ें हैं कि आपको एक लैमिनार फ्लो होना चाहिए, एक इंक्यूबेटर होना चाहिए, एक ऐसा इंक्यूबेटर भी होना चाहिए जिसमें आपका ट्रिपल गैस है, एक बड़ा बिग बॉक्स पहले जो होते थे उसके छोटे बॉक्स भी आने लगे हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। फिर इक्सी मशीन है, लेज़र है, तो ये सारे लैब की इक्विपमेंट्स हैं। उसके साथ साथ डिस्पोजेबल्स भी हैं, कौन सा मीडिया यूज़ करना है, डिस्पोजेबल भी अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड करती है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। साथ साथ एक ऐसा भी है कि जैसे हमारा लैब है, तो मुझे पता है कि ये मेरा रोज़ का काम है, मुझे डेली काम करना है, रूटीन डेली केसेस अपने पास होते हैं, और एक भी इक्विपमेंट शट डाउन हुआ तो काम रुक जाएगा। मतलब हमने पिकअप करा और मेरा इंक्यूबेटर वर्क नहीं कर रहा, या मेरा लैमिनार फ्लो की लाइट चली गई, या मेरे एक्सी मशीन का मैनिपुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो मेरा काम रुक जाएगा। तो मेरे सेटअप में आई हैव 2 सेट्स, और मुझे लगता है किसी भी सेंटर को अगर आपका रनिंग मोड पर है तो आपको 2 सेट्स रखना चाहिए बैकअप के लिए। क्योंकि आपका सपोज़ मैंने पिकअप करना है, मुझे पिकअप करने के टाइम पर मैंने सोनोग्राफी मशीन तो मेरे पास 3 है, बट पिकअप करने के टाइम पर मुझे सक्शन मशीन लगती है, जो एक स्पेसिफाइड मशीन होती है जो एग रिट्रीवल के लिए हम काम करते हैं, वो नॉर्मल मशीन से नहीं कर सकते। सपोज़ मेरी पिकअप सक्शन मशीन का सपोज़ उसका सक्शन काम करना बंद कर दे, तो मैं एग्स कैसे रिट्रीव करूँगी? एंड हम ऑर्डर भी करेंगे तो कब आएगा? तो अपना आगे के पेंडिंग केसेस, तो वी हैव सेट अप 2 सेट्स फॉर एवरी मशीन्स। तो मुझे लगता है हर सेंटर के पास बैकअप के लिए एक एक्स्ट्रा सेट होना चाहिए। तो वो एक एडिशनल चीज़ होती है जो आपके रिज़ल्ट को एनहांस करती है कि आपको कभी भी सिस्टम शट डाउन नहीं होगा। प्लस कंपनीज़ के अपने इन्होंने जो दिए हुए हैं, जैसे आप कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे आपको आपका जो लॉगबुक है आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो, कब हमने वाटर चेंज करा, कब हमने इसका मीडिया का कब एक्सपायरी है, तो सब वो रिमाइंडर हमारे पास आते रहते हैं। तो हमें पता है कि हाँ, हमें साथ में आपका स्टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कुछ करने बैठे, पता चला नीडल ख़त्म हो गई, तो वो एक स्टॉक का भी एक रिकॉर्ड होता है कि हाँ ये स्टॉक इतना है, हमें इतना केसेस के लिए हमें और पहले से ऑर्डर करके रखना है। बिकॉज सब कुछ, जैसे हम भोपाल शहर में रहते हैं तो सब कुछ तुरंत अवेलेबल नहीं है। मुंबई में बात अलग है, बहुत सारे डीलर्स हैं जो सप्लाई करेंगे, बट भोपाल में इट्स नॉट की हमें तो बाहर से बुलाना है, तो वी कीप अ स्टॉक ऑल्सो। तो छोटी जगह में जैसे भोपाल है, जो इस तरह की सिटीज़ है जहाँ पे सेंटर्स कम है और जहाँ पे ईजिली अवेलेबल नहीं है, तो पहले से स्टॉक करके रखते हैं। तो मैम इसमें आप ये देखेंगे कि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का कितना महत्व है आपके अब जैसे मेरे सेंटर में मैं लेज़र इंस्टॉल करा। लेज़र इंस्टॉलेशन का एक पर्पज़ तो ये है कि मुझे अपने सेंटर में मुझे PGT करना है, तो मैं ईज़िली कभी भी कर सकती हूँ। कोई पेशेंट आया कि मुझे मेरा रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर है, आप PGT करिए, या किसी का कोई मोनोजेनिक डिसऑर्डर है तो PGT करना है। प्लस लेज़र का एक और एडवांटेज है कि हम जैसे किसी पेशेंट का फेलियर हो रहा है तो हम उनको लेज़र हैचिंग करने को ही बोलते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये एक लेज़र का एडवांटेज है। प्लस वी हैव वन मोर थिंग, कासा इज़ अ मशीन जो एक ऑटोमेटेड मशीन है सीमेन एनालिसिस के लिए। उसमें एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन है जिसको हम आज की डेट में AI बोलते हैं। ये हमें 2017 में इंस्टॉल कर ली थी। इसमें क्या होता है, पेशेंट ने सीमेन सैंपल दिया, तो जैसे एक मैकुलर चैम्बर में सीमेन का ड्रॉप रखा एंड दे जस्ट सी इन अ बिग जूम स्क्रीन, तो एक बड़ी सी TV स्क्रीन पे आपको जो सीमेन, जो एक माइक्रोस्कोप में टेक्नीशियन देख के एक रिपोर्ट बनाता है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पूरा सीमेन पैरामीटर दिख रहा है। तो वी आस्क द पेशेंट टू टेक द वीडियो। तो पेशेंट को अपना एक तो ये एडवांटेज है कि उसको अपना पता है। अब यहाँ पे टेक्नीशियन ने देखा, उसने माइक्रोस्कोप में देख के रिपोर्ट बना के मुझे दे दी
कि इसका इतना काउंट, इतनी मोटिलिटी, इतनी मॉर्फोलॉजी। अब मुझे पता है कि इस पेशेंट का जो रिपोर्ट आया मैंने उसको देखा, पर यहाँ पे जो कासा करके पेशेंट मेरे पास आया तो वो वीडियो लेकर आया, तो वो पेशेंट का जो वीडियो जो टेक्नीशियन ने देखा वो मैंने भी देखा, तो मैं ईजिली काउंसलिंग कर सकती हूँ कि हाँ तुम्हारा काउंट इतना है, तुम्हारी मोटिलिटी इतनी है, तुम्हारी मॉर्फोलॉजी, यू कैन गो फॉर नॉर्मल ट्रायल और यू हैव टू ऑप्ट फॉर ICSI, तो हम ये ऑफर कर सकते हैं। तो काउंसलिंग बहुत ईजी। सेकेंड थिंग, पेशेंट जब हर सेंटर मूव करता है तो उसको हर सेंटर में जाएंगे तो हर बार टेस्ट कराएंगे, उसको बोलेंगे आप सीमेंट टेस्ट, वो बहुत एम्बेरसिंग होता है। मतलब एक पेशेंट ने मुझे बोला कि आप लोग तो इतने आसानी से डब्बा पकड़ा देते हैं कि सीमेंट सैंपल ले आओ, इट्स टू एम्बेरसिंग फॉर अस। पेशेंट ने ऐसा बोल के गया कि हमें कितना ख़राब लगता है। मतलब एक पेशेंट ने तो मेरे स्टाफ को बोला, मैडम आप तो हर बार डब्बा दे देती कि सीमेंट सैंपल ले आओ अभी टेस्ट के लिए, अभी फ्रीजिंग के लिए, आप हमसे पूछो हमें कितनी शर्म आती है। तो ये बहुत हमारे इंडिया में है एक्चुअली। तो वही चीज़ है कि मतलब हम यहाँ पे जब कासा में वीडियो लेके मेरे पास पेशेंट आया तो मुझे पता है इसका ये पैरामीटर है, वो अलग सेंटर में जाएगा तो वीडियो प्रेजेंट कर सकता है वो कि आप मैडम आप मेरा रिपोर्ट देख लो, मेरा टेस्ट ऑलरेडी हुआ है। तो यहाँ पे पेशेंट वो डॉक्टर को फिर से रिपीट टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो AI का एडवांटेज ये है। और अब जैसे AI का एडवांटेज इवन IVF लैब के अंदर भी है कि जैसे सॉफ्टवेयर में हम देख सकते हैं कौन सा स्पर्म सिलेक्शन कर सकते हैं, कौन सा स्पर्म वो बता देगा कि करना तो मतलब एम्ब्रोलॉजिस्ट को ही है, बट द सॉफ्टवेयर विल टेल कि हाँ दिस स्पर्म इज लुकिंग गुड, इसका क्रोमैटिन ठीक होगा, यू कैन इंजेक्ट दिस स्पर्म इन द oocyte। या फिर एम्ब्रो सिलेक्शन में जब हम एम्ब्रो ट्रांसफ़र करने जाते हैं, कई बार हम देखते हैं हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, बट हमें नहीं पता कौन सा ब्लास्ट बनेगा, कौन सा इम्प्लांटेबल है, कौन सा जेनेटिकली नॉर्मल है। तो AI बेस्ड एम्ब्रो सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो वो एक एडवांटेज AI मशीन्स का है। नियर फ्यूचर आएगा और अच्छे से और भी चीज़ें आएंगी, वो हम लोग वेट करेंगे। हाँ देखो, अब AI तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट अब हमने बनाया मशीन को तो डेफिनेटली हमने हमारे हिसाब से बनाया। एंड सारा AI जो है वो एल्गोरिदम बेस्ड है। मतलब जैसे जैसे सीमेंट पैरामीटर्स देखे गए, उसकी रिपोर्ट्स बनी गई, फिर उसके हिसाब से जैसे हमारा कासा भी है, वो भी पेशेंट के हर बार हर डेटा को वो अपग्रेड करता है और वो बताने लग जाता है अपने आप से कि नाउ दिस पैरामीटर इज, वो रिपोर्ट कर देता है AI। मतलब वो अपने सॉफ्टवेयर से वो कैलकुलेट करके बताता है कि आपकी ये रिपोर्ट नॉर्मल है, इस रिपोर्ट में टेरेडोजोस्पर्मिया है। बट स्टिल हमारा जो टेक्नीशियन जो एंड्रोटेक हमारे पास है वो क्या करता है, वो मॉर्फोलॉजी स्टेन खुद करता है एंड देन ही पुट द स्लाइड इनसाइड द माइक्रोस्कोप अंडर द कासा। तो कासा फिर उस स्पर्म को स्क्रीन करता है एंड वो सिलेक्ट करता है कि हाँ ठीक है आपका ये स्पर्म नॉर्मल है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रिपरेशन पार्ट, जैसे उसको सीमेंट लिया, ड्रॉप में बनाया, प्लेस करा, तो यहाँ पे करना तो एंड्रोटेक को ही है। तो यहाँ पे इसने मतलब बंदे ने स्लाइड बनाई, तो यहाँ पे इसका काम है। तो डेफिनेटली ये जो हमारा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है, इवन AI बता देगा कौन सा एम्ब्रो अच्छा है, बट जो हमारी आंखों ने जो देखा है इतने सालों से और हमने रिजल्ट देखे कि हाँ इस एम्ब्रो को हमने ट्रांसफ़र किया एंड दिस पेशेंट कंसीव, इसके 2 ऐसे ट्रांसफ़र किए थे एंड 2 एम्ब्रो ट्रांसफ़र किए, तो ट्विंस प्रेगनेंसी आई। तो ये जो इवन वी गिव द पिक्चर्स पेशेंट को, तो हम जब पेशेंट को प्रेगनेंसी आती है तो वी सीधा उसका एम्ब्रो देखते हैं कि हाँ ऐसा एम्ब्रो था एंड दिस पेशेंट कंसीव विद दिस एम्ब्रो। इवन कई बार एम्ब्रो बहुत ख़राब भी होते हैं एंड व्हेन हम क्योंकि जो हम पेशेंट को पिक्चर देते हैं, वी सी द पिक्चर, उनके डिस्चार्ज टिकट में पिक्चर होता है एम्ब्रो का, और जब पेशेंट कंसीव होता है तो वी सी कि हाँ ये एम्ब्रो तो अच्छा नहीं था, वी काउंसिल द पेशेंट आपका एम्ब्रो अच्छा नहीं, बट देन टू द पेशेंट कंसीव्ड। तो ये हमें एक ये हमारा है, मतलब AI अपना बताएगा, बट जो हम जो कर रहे हैं वो दैट इज़ ऑल्सो लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैम IVF की जब प्रोसेस हो रही होती है तो इसमें कितने चांसेस है कि ट्विंस हो जाएं या ट्रिपल्स हो जाएं, ऐसा कुछ है मैम? बिल्कुल है। देखो, जब हम लोगों ने 2010 में जब IVF करना शुरू किया था, तब कोई नॉर्म्स नहीं थे कि कितने एम्ब्रो ट्रांसफ़र करने हैं। यूजुअली Day 2 या Day 3 ट्रांसफ़र होते थे, मतलब 4 सेल स्टेज में या 6 to 8 सेल स्टेज में। तो Day 2 में जब ट्रांसफ़र करते थे तो मालूम होता था कि Day 2 एम्ब्रो है, पता नहीं कब अरेस्ट हो जाए, तो नंबर ऑफ एम्ब्रो 4 ट्रांसफ़र करते थे। उस समय क्वाड्रुप्लेट्स भी आते थे। फिर एक टाइम आया कि 2015-16 की बात है, जब ये टाइम आया कि अब हम लोग Day 3 क्लीवेज स्टेज एम्ब्रोस पे आते हैं, Day 3 ट्रांसफ़र करते हैं। तो सब लोग Day 3 पे ट्रांसफ़र करने लगे। तो उस समय ये आया कि 3 एम्ब्रो ट्रांसफ़र करते हैं, तब भी कोई लॉ नहीं था, कोई 4 भी कर रहा है, 3 और कोई 2 भी कर रहा है कि अगर 2 बने तो 2 कर दिए, पर अगर 3 बने तो किसी से छूटते नहीं थे, 3 कर भी देते थे। तो ऐसे में ट्विंस, ट्रिपलेट्स, उस समय भी क्वाड्रुप्लेट्स प्रेगनेंसी आया करती थी। फिर धीरे धीरे और एडवांसमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी आई और लोगों ने सीखा भी, तो मालूम चला कि हम लोग ना ब्लास्ट ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब ब्लास्ट ट्रांसफ़र करने की बारी आई तो ब्लास्ट में मालूम चला कि ब्लास्ट में चांस ऑफ प्रेगनेंसी इज़ वेरी हाई, मतलब 70-80% चांस है हम ब्लास्ट ट्रांसफ़र करते हैं।
क्योंकि डे 5 तक एम्ब्रियो लैब में ग्रो कर रहा, मतलब ये लाइव एम्ब्रियो है और ये अच्छा एम्ब्रियो है। तो उसमें तब यूजली पेशेंट तब भी लोग डॉक्टर्स जो होते थे वो ट्रांसफ़र करते थे 2, तो ट्विन्स आ गए। अब हमने ट्रांसफ़र तो करे 2, कई बार नई भी प्रेगनेंसी आती, कई बार सिंगल आती, कई बार दोनों एक्सेप्ट हो गए बॉडी में तो ट्विन्स आ गए। अब जो ART लॉ आया उसमें बहुत स्ट्रिक्ट है कि यू कैन ट्रांसफ़र ओनली 2 और इफ़ रिक्वायर्ड 3 एम्ब्रियोज़। तो हम लोग अब क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी कल्चर द एम्ब्रियो टिल डे 5। सपोज हमें डे 3 में फ्रीज़ करें एम्ब्रियोज़ के किसी पेशेंट के, और हमने फिर जब हमने थॉइंग करा, मेल्ट करा उनको और जब हमने ट्रांसफ़र करा तो वी एक्सटेंड द कल्चर टिल ब्लास्ट। तो हमें पता है कि हमने 3 फ्रीज़ किए थे, हमने इनको मेल्ट करा, इनके बाद हमें 3 में से 1 ब्लास्ट दिख रहा है, तो हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। तो ना अब हम सब लोग, हम सारे डॉक्टर्स, अब हम क्लिनिशियन चाहते हैं कि हम सब सिंगल एम्ब्रियो पर जाएं, जिससे कि सिंगल प्रेगनेंसी आए, पेशेंट को सेफ प्रेगनेंसी, उसका फ्यूचर आउटकम भी अच्छा हो, हेल्दी बेबी हाथ में मिले, क्योंकि ट्विन्स अपने आप में बहुत अच्छा लगता है और सब अच्छे से कैरी होकर 8 मंथ तक पहुंच भी जाता है और अच्छे से बच्चे आ भी जाते हैं दोनों बच्चे, तो सब ठीक है। बट अगर कभी बीच में ही उसको 20 वीक्स में ब्लीडिंग हो गई, वाटर लीकेज हो गया या प्रीटर्म डिलीवरी हो गई और हाथ में कुछ नहीं है, तो दैन इट्स वेरी डिप्रेसिंग फॉर क्लिनिशियन एज वेल एज द पेशेंट। तो इस जगह हमें लगता है कि हमें सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पर जाना चाहिए, दैट टू अ ब्लास्ट ट्रांसफ़र। अब इससे ये समझ में आता है कि मैम IVF कराना तो बहुत आसान चीज़ है। ऐसा नहीं लग रहा था कि पहले मुझे, जब मैं पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि अरे इतनी सारी चीज़ें हैं, आपने समझाई, फिर उसको आपने आसान तरीके से बताया कि ये बहुत पेनफुल भी नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है, आप करवाना चाहेंगे तो आराम से हो सकता है। मैम इसमें कुछ ऐसे मिथ्स भी होंगे जो पेशेंट अपने साथ कैरी करके लेके आता है, फिर आप उसको क्लियर करते होंगे, तो ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो आप रोज़ देखते हैं IVF रिलेटेड, इनफर्टिलिटी रिलेटेड? IVF में तो बहुत मिथ्स हैं, मतलब पहले तो और ज़्यादा थे, अब तो लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस है तो अब कंपैरेटिवली कम हो गए। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया पहले, आज से हो गए होंगे 5-7 साल पहले की बात है। तो पेशेंट आया, उसकी 3 वाइफ थी, तो फर्स्ट वाइफ से उसको बच्चा नहीं हुआ, ही गॉट मैरिड अनदर वाइफ, फिर थर्ड वाइफ। तो जो बड़ी वाली वाइफ ने बोला कि अब छोटी वाली जो है, नाउ शी इज़ 40, छोटी वाली वाइफ की एज 40 हो गई है, अब हमें कुछ, तब तक कुछ कैंप वैम्प हुए तो उनको मालूम चला कि IVF से बच्चा हो सकता है, तो वो आई हमारे पास। हमने हस्बैंड को सीमन टेस्ट कराया तो ही वॉज एजोस्पर्मिक। एजोस्पर्मिया कंडीशन होती है जहाँ पे हस्बैंड के सीमन सैंपल में स्पर्म्स नहीं होते। तो अब आप सोचो यहाँ पे 3 लाइफ वेस्ट हुई, मतलब एक तो इतनी लंबी इनफर्टिलिटी, इतना स्ट्रेस कि उस आदमी ने 3 शादी करी जस्ट बिकॉज कि बच्चा नहीं हो रहा। तो ये जो पेरेंटहुड के एज जो थी वो उसने अपना उसका मिस हुआ, मतलब उतना साल 20 साल बिना बच्चे के निकाले, कितना स्ट्रेस में उसने जिया होगा। प्लस ये 2 लाइफ जो, मतलब 2 फीमेल जो पहले से थी, और थर्ड वाइफ भी 40 हो गई, अब उसको इस एज में पेरेंटहुड बेयर करना है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि जो पेशेंट, कई बार उनको रहता है कि सारा फैक्टर ना फीमेल में ही है, अगर वो सीमन सैंपल इजैकुलेट कर रहा है तो उसको लगता है कि मेरा तो स्पर्म्स है, बट उसे नहीं पता है, उसको ये समझना पड़ेगा कि सीमन सैंपल इज़ अ सिक्रीशन और स्पर्म्स का प्रोडक्शन कहीं और होता है, टेस्टिस में होता है, जो कि वो कंट्रीब्यूट करता है फर्टिलिटी के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा मिथ है कि सीमन बाहर आ रहा है मतलब फर्टिलिटी है, तो वो ये चीज़ है जो एक मिथ हटना चाहिए। सेकंड चीज़, हमेशा एक ब्लेम ना फीमेल को ही जाता है। अगर उसका, मतलब जैसे रेगुलर पेशेंट देखते हैं तो पेशेंट ये बोलती, मैडम मेंसेस आया और सांस ताने लेना शुरू कर देती है, तो ऑलवेज द ब्लेमिंग पार्टनर इज़ द फीमेल। कुछ ऐसे मिथ होते हैं, कुछ पेशेंट बोलती हैं कि मेरा तो महीना रेगुलर आता है, मेरी साइकिल्स रेगुलर हैं, इसका मतलब मैं नॉर्मल हूँ, तो मुझे इन्वेस्टिगेट क्यों करना है। बट क्या होता है, कई बार और भी फैक्टर्स होते हैं, ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकता है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं कि शी इज़ मेंस्ट्रुएटिंग रेगुलरली, बट हो सकता है उसके एग्स उतने कॉम्पिटेंट नहीं हो कि वो प्रेग्नेंट हो पाए। तो ये भी एक मिथ है कि हाँ मेरा मेंसेस रेगुलर है, मतलब आई एम नॉर्मल एंड आई कैन कंसीव नेचुरली। तो ये सारे मिथ हैं। फिर किसी को कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनको ये लगता है कि एक बच्चा मुझे हो गया तो दूसरे में मैं इनफर्टिलिटी मुझे हो ही नहीं सकती। ऐसे कपल्स को मुझे समझाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि उनको लगता है कि एक बच्चा तो मुझे आया, दूसरा भी आ जाएगा, तो डॉक्टर आप तो नॉर्मल ट्रीटमेंट ही करिए। एंड जब हम उनको वर्कअप करते हैं, हम कई बार उनको बोलते हैं आप लैप्रोस्कोपी कराओ, ट्यूबल ब्लॉकेज भी हो सकती है, या HSG कराओ, या कोई टेस्ट भी करने को बोलते, दे आर नॉट विलिंग फॉर दैट। इवन द मेल पार्टनर इज नॉट विलिंग फॉर दैट सीमन टेस्ट, बिकॉज ही सेज मेरा तो एक बच्चा ऑलरेडी है। तो एक मिथ है, ऐसा नहीं है कि आपको इनफर्टिलिटी इनिशियल डेज में आपका हो सकता है कि काउंट थोड़ा सा ठीक हो कि आप कंसीव कर गए और बाद में मदर की एज बढ़ी, फादर की एज बढ़ी,
दोनों का जो एनवायरमेंटल का फैक्टर और भी तमाम फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, वो सभी उनका भी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। तो आगे चल के प्रेगनेंसी नहीं होने की संभावना हो सकती है, तो इनको भी वर्कअप करना चाहिए। तो ये भी एक मिथ है। अब आईवीएफ से जुड़े मिथ, जैसे कितने मूवीज़ आई हैं, एक कौन सी मूवी आई थी अभी लेटेस्ट जिसमें सीमेन चेंज कर देते हैं, तो आईवीएफ में उनका ये है कि सीमेन बदल देते हैं, किसी का भी अंडा डाल देते हैं। तो मुझे ऑडियंस से ये बोलना है कि ऐसे कोई हमें एग ऐसे पड़े नहीं मिल जाते हैं कहीं पर भी कि हम उठा के डाल देंगे। वी हैव टू स्टिमुलेट द पेशेंट टू रिक्रूट दिस oocytes, मतलब हम अंडे बनाने के लिए, लेने के लिए अंडे बनाने पड़ते हैं, उसके लिए इतने महंगे इंजेक्शन लगते हैं। तो हम कैसे किसी का एग लेके और कहीं से भी हम डाल देंगे, या सीमेन सैंपल भी ऐसे ही नहीं आ जाएगा कहीं से कि हम उठा के डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें मूवीज़ तक ही सीमित हैं और मिथ्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आईवीएफ में कुछ मिक्सिंग होता है। अगर आपको डोनर पे जाना है तो प्रॉपर कंसेंट फॉर्म है, प्रॉपर उसके गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो करके कंसेंट लेके और फिर डोनर को ऑप्ट करते हो तो हम आईवीएफ पे डोनर oocyte करते हैं। या स्पर्म सैंपल्स आपका काउंट रिपोर्ट 0 है, आपका हम एजोस्पर्मिक पेशेंट को हम टेस्टिस में भी हमें स्पर्म नहीं मिल रहा है, एफएसएच बहुत हाई है, और जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें स्पर्म उसके रिट्रीव कर सकें, तो हम उन पेशेंट को बोलते हैं कि हाँ आपको डोनर इंसेमिनेशन कराना है। तो ये विद कंसेंट है, ऐसा नहीं है कि हम उठा के कर देंगे क्योंकि आपको बच्चा करना है। तो ये सब चीज़ें, ये सब मिथ हैं पेशेंट के अंदर। फिर एक और बहुत बड़ा मिथ है कि मतलब एक गांव था, वहाँ से मेरे पास 7 पेशेंट को प्रेगनेंसी हुई और बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब डिफ़ॉल्ट या अपनी उनकी किस्मत बोलो, उनको 7 को बेटे हुए। तो 8वां जब पेशेंट आया एंड शी सेड कि आपको भी वही करके देना है जो उन सबको हुआ। तो आई थॉट कि आईवीएफ हुआ और बच्चा करना है। आई वॉज नॉट नोइंग कि उसके अंदर ये है कि बेटा या बेटी। और जब हम लोग प्रोसीजर करने जा रहे थे तो शी सेड कि मैडम हो जाएगा ना बेटा। तो मैंने कहा ये बेटा बेटी तो हमारे हाथ में है नहीं, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, आप बात भी मत करिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि आईवीएफ कराते हैं तो बेटा होता है। तो ये भी मतलब लोगों को मुझे कन्वे करना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा बेटी, वो आपकी किस्मत से होता है, क्या क्या आएगा आपको वो हमें भी नहीं पता। तो ये सारे मिथ्स हैं। मैम, इनफर्टिलिटी में काउंसलिंग का कितना पार्ट है? काउंसलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग के साथ साथ अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब काउंसलिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब पेशेंट से हम इंटरेक्ट करते हैं तो पेशेंट की कुछ पर्सनल स्टोरीज आती है, पेशेंट की सेक्सुअल लाइफ, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड, उसका घर में कैसा एनवायरनमेंट है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास सामने आती है, तो हम पेशेंट को अपने आप को उस जगह प्लेस कर पाते हैं कि पेशेंट कैसी लाइफ जी रहा है, और हम समझ पाते हैं कि हाँ हमें इसका क्या करना है कि कैसे भी उसका काम बन जाए करके। तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को काउंसलिंग करके हम इसको इंडिविजुअलाइज करते हैं कि देखो तुम्हारा सपोज मेल पैरामीटर है, तो हम उनको इस मेल को बहुत ही, मतलब सोसाइटी में जहाँ वो जाता है उसको जब मेल पैरामीटर इन्वॉल्वमेंट होता है, सपोज काउंट कम है, तो उसके घर के लोग इसका काउंट कम है, इसका काउंट कम है, तो वो एक मेंटल ट्रॉमा जो है ना, और फीमेल को कुछ भी हो थोड़ा सा रह जाता है, बट मेल का ट्रॉमा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा उसको डिसहार्टनिंग और बहुत ही इमोशनल डिस्ट्रेस होता है मेल। तो यहाँ पे हम काउंसलिंग करके रिएश्योर करते हैं कि अब आज के समय में ICSI जैसे प्रोसीजर्स हैं, आप उससे अपने बन सकते हैं, और आप घर में ज़रूरी नहीं कि आपको बताना है कि आपने आईवीएफ कराया, आप बोल दीजिए अपन ट्रीटमेंट ही कराया और आपको प्रेगनेंसी आ गई। तो इवन अगर किसी को सिंगल स्पर्म भी है ना सीमन सैंपल में, तो हमें एक बच्चे के लिए तो एक ही स्पर्म चाहिए ना, तो बच्चा तो एक स्पर्म से भी हो सकता है, तो वो एक स्पर्म भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके काउंट पे थोड़ा सा भी कम भी स्पर्म है तो भी आप अपने खुद के स्पर्म से पेरेंटहुड को ले सकते हैं। दूसरा, अब काउंसलिंग में हमें फीमेल पार्टनर का मालूम चलता है। कई बार आजकल जैसे कपल्स हैं, फीमेल्स ना बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से चल रहे हैं। मतलब एक तो उनकी शादी वादी शायद लेट हुई है, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी का इश्यूज़, वर्किंग भी है, घर का भी मैनेज करना है, तो इतना सारा इमोशनल ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, इतना डिप्रेशन और इतना स्ट्रेस है फीमेल को। तो काउंसलिंग से हम उसको थोड़ा सा ओवरकम कर लेते हैं, समझा पाते हैं उनको, और इसलिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट से एक पर्सनल टच हो जाए, उसका हम उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर पाएँ। अब एक वर्ड आपने यूज़ किया मैम कि अवेयरनेस भी ज़रूरी है, तो मैम अवेयरनेस के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जिससे लोग अवेयर हो पाएँ कि ये बहुत ईजी प्रोसेस है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है? देखो, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दौर में ना मैरिजेस बहुत लेट हो रही हैं। फिर लेट मैरिज के साथ साथ पेशेंट बोलता है अभी बच्चा नहीं करना, 2 साल बाद करेंगे। 30 साल में शादी करी, 32-33 में ट्राई करने जाएंगे, 2 साल ट्राई करेंगे, 34-35 पहुँचेंगे और एज बढ़ गई तो चांस प्रेगनेंसी धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्योंकि देखो, भगवान ने ना सिस्टम भेजा है। मतलब जो मुझे लगता है कि पहले समय में एक राजा की सपोज 100 रानियाँ हैं,
तो हर रानी को बच्चा हो रहा है, किसी को नहीं भी हो रहा है, बट वो राजा एक है ना, तो इसका मतलब, और राजा की उम्र बढ़ते जा रही है, रानियाँ छोटी छोटी उम्र की आती जा रही है, तो हर एक को बच्चा होता जा रहा है। तो द थिंग इज कि जो फीमेल उस समय ये होता होगा शायद कि जो 40 की रानी होगी वो बच्चा नहीं कर पा रही है, तो छोटी वाली रानी के बच्चे हो रहे हैं और छोटी रानी के, बट ये मेल तो एक कॉमन है राजा। तो सीमेन सैंपल जो है ना, मतलब स्पर्म्स ना हर दिन, हर स्पर्म्स जो है हर पल बनते हैं, हर पल मरते हैं, और उसकी डेथ तक वो स्पर्म्स का प्रोडक्शन चल रहा होता है। बट फीमेल्स के लिए क्या है, भगवान ने एक सिस्टम फीमेल के लिए बायोलॉजिकली सेट करके भेजा है कि ये जो फीमेल है ये पैदा हुई है 13 की एज में, उसका प्यूबर्टी 10 या 13 की एज में जब भी उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, उस समय के बेस्ट ऑफ द एग उसके रिलीज होने शुरू हो गए। उस समय क्या जल्दी शादियाँ होती थी, 16-17 में बच्चा हो गया तो कोई इशू नहीं, 22-23 तक 7-8 बच्चे हो गए, फैमिली कंप्लीट, तो कोई इशू नहीं, और उसको फिर ज़िंदगी में रेस्ट मिल पाए। इससे शायद 40 तक का मेनोपॉज या इक्वालिटी खराब हो भी रहा तो चलेगा, और कोई डिजीज़ भी नहीं आती थी, क्योंकि उस समय बहुत अलग सिनेरियो था। अब क्या हो रहा है, जो उसकी जो वेनिंग फर्टिलिटी वाला फेज़ है, 35 में शादियाँ हो रही हैं, 35 में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो अब वो जो मेन ईयर्स थे वो आपके ख़त्म हो गए, और आप ये 35 में प्रेगनेंसी कंसीव करने जा रहे हो, डेफिनेटली आपको सारे डिजीज़ आएंगी, आपको एंडोमेट्रियोसिस आएगा, एडेनोमायोसिस आएगा, फर्टिलिटी इश्यूज आएंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ये लगता है कि भगवान ने मेल को थ्रू आउट द लाइफ उसके स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है ना, क्योंकि उसके पास यूट्रस नहीं है, उसको बेयर नहीं करना बेबी को। यहाँ फीमेल को 40 तक एक पॉज दे दिया, जिससे कि अब तुम बच्चा नहीं कर सकते हो, नहीं तो उसको पता चला उसको 70 तक वो बच्चे करते रहे, तो उसको उसकी लाइफ में उसकी बॉडी के अंदर यूट्रस है, शी हैज़ टू कंसीव, और तो शायद ये बायोलॉजिकली भगवान ने बना के भेजा है कि मेल को स्पर्म लास्ट तक बनते रहेंगे और फीमेल को एक सर्टेन टाइम के बाद आपका पॉज आएगा, मीनोपॉज आएगा, और एग्स का भी 35 पर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि वो कंसीव ही ना करे। और अब हम लोग क्या हुआ, लेट मैरिजेस कर रहे हैं, तो हम अगेंस्ट नेचर जा रहे हैं, तो फर्टिलिटी इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, है ना। दूसरी चीज़, फर्टिलिटी का एक और इम्पॉर्टेंट मुझे एक अवेयरनेस के लिए बोलना है कि कितने लोगों को पता ही नहीं है कि फर्टाइल विंडो कौन सा है, तो कब कंसीव करना है वो फर्टिलिटी का विंडो मालूम होना चाहिए कि वो साइकिल का कौन सा फेज़ है, जिस समय हस्बैंड वाइफ अगर साथ में रहते हैं तो प्रेगनेंसी हो सकती है, तो वो फर्टिलिटी का विंडो मालूम होना चाहिए। स्पेशली गांव के लोगों को नहीं मालूम होता, विलेज में जो रहते हैं रिमोट एरियाज में, उनको नहीं अवेयरनेस है, तो ये अवेयरनेस उनको इम्पॉर्टेंट है। फिर इन्फेक्शंस, अब जैसे विलेज में लोग रह रहे हैं, इतना हमारे इंडिया में जो अभी सिनेरियो है, तो हाइजीन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं है, इनको PID होते हैं, ट्यूबल ब्लॉकेज बहुत कॉमन है, ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है, और इन सब की वजह से इनफर्टिलिटी है। तो हमें इन समझाना है कि आप जल्दी से स्क्रीन कराओ, साल भर हो गया शादी को, बच्चा नहीं हो रहा, कम टू द फर्टिलिटी सेंटर, स्क्रीन कराओ, मालूम कर लो कि आप नॉर्मल है, तो भले आप 2 साल और ट्राई करते रहो, आपकी एज ज़्यादा है तो जल्दी करो, 35 प्लस है तो IVF में जाओ। मतलब आपके पास अवेयरनेस होना चाहिए कि हाँ मुझे, अब मैं ये हूँ और मुझे अभी मेरा इस मैंने ट्राई करा, मेरा ये ड्यूरेशन पास हो गया और मुझे कोई डिजीज़ नहीं है, तो मुझे क्या करना है, पेशेंट को नॉलेज होना चाहिए, ये अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे मैंने अभी मेरे OPD में मैंने देखा, कई बार पेशेंट आते हैं एग्जॉस्टेड, मतलब उनके पास पर्चे हैं, कोई BAMS BHMS डॉक्टर ने देखा, या किसी रिमोट एरिया में कोई गायनेकोलॉजिस्ट ने देखा, जिसका एक्सपीरियंस शायद इनफर्टिलिटी में नहीं है, उसने 3 साइकिल 6 साइकिल ओवुलेशन इंडक्शन मेडिसिन जो होती है, जैसे क्लोमिफेन साइट्रेट है या लेट्रोजोल है, तो उनको पता है इनसे एग्स बन जाते हैं, और वो उन्होंने लिया, या आयुर्वेदिक मेडिसिन ली। जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं बेचारे, उनका एग्जॉस्टेड ओवरीज होती है, मतलब ओवरी में AMH फॉल हो चुका है। तो ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इवन डॉक्टर्स के लिए कि हाँ एक सर्टेन लिमिट के बाद उस पेशेंट को अब फर्टिलिटी सेंटर में भेजना है, ये इंपॉर्टेंट है। और पेशेंट को भी समझना चाहिए कि अब जैसे इतना ट्रीटमेंट ले चुके हैं, तो दे हैव टू प्रोसीड फॉरवर्ड कि अब मुझे यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हो चुका है, एंड सेम साइकिल चल रही है, तो सेम चीज़ रिपीट नहीं करनी। इवन हम IVF भी करते हैं ना, तो सपोज किसी का एक साइकिल में कंसीव नहीं हुआ, तो हम उसको सेकंड साइकिल में सेम चीज़ रिपीट नहीं करते, वी जस्ट ऐड ऑन समथिंग कि अब इसको उसमें नहीं हुआ तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन ऐड ऑन करनी, एडजुवेंट्स ऐड करने कि शी कैन कंसीव। तो ऐसे ही वहाँ पे भी उस स्टेप पर भी ये ध्यान रखना ज़रूरी है। एक मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, क्या एडॉप्शन भी एक ऑप्शन अच्छा है? मेरे से पूछेंगे तो मैं तो डेफिनेटली बोलूँगी येस, बिकॉज अडॉप्शन, जैसे मेरे पास अब पेशेंट आया, मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक 50 ईयर की पेशेंट आई मेरे पास, जिसका एक 20 साल का बेटा एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गया, एंड शी केम फॉर IVF। एंड अब ये पेशेंट मेरे पास आई है बिकॉज शी वांट्स, क्योंकि अब उसका जो डिप्रेशन और उसका जो लॉस हुआ, उसका ये कहना था कि जैसे हमने नेगेटिव काउंसलिंग की कि आप अब छोड़िए, क्योंकि आप 50 में आप बच्चा करेंगे,
फिर उसका आपको अगेन सेम प्रोसेस में जाना पड़ेगा, बच्चे की परवरिश से लेके बच्चे की स्कूलिंग से लेके एवरीथिंग हैव टू गो थ्रू इट। तो हमने एक नेगेटिव काउंसलिंग करी पेशेंट को, बट पेशेंट का कहना था कि नहीं, हमें हमारा बच्चा चाहिए करके, हम कर सकते हैं। बट अगर आप वैसे अदरवाइज हम सोचें, जैसे इस पेशेंट को हमने काउंसलिंग की कि आपका 50 की एज में आपका 20 साल का बेटा आपने खोया, कोविड के दौरान बच्चों ने अपने माँ बाप खोए, तो जो ऑर्फन सेंटर्स हैं ना, ऑर्फनेजेस चलाते हैं, वहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए लाइन लगी हुई है, पर उनकी वेटिंग 2 to 3 इयर्स होती है, और जो पेशेंट यंग हैं वो न्यूबॉर्न बेबी अडॉप्ट कर लें। पर जैसे मुझे लगता है जो कोविड के टाइम पे जो बड़े बच्चे जो जिनके पेरेंट्स नहीं हैं और वो ऑर्फनेज में है, तो जो 50 ईयर का पेशेंट है, अगर ये 10 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा अडॉप्ट करेगा तो उसके 10 इयर्स बच जाएंगे ना। उनको जब इनके 60 साल के होंगे तो उनके पास 20 साल का बच्चा ऑलरेडी रहेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे कपल्स को हम लोग काउंसिल करते हैं कि आप बड़े बच्चे के लिए अप्लाई करो, और बड़े बच्चे ऑर्फनेज में ईजिली मिल भी जाते हैं, तो वो ट्राई करेंगे तो उनको मिल भी जाएगा। तो ये मेरा कहना है कि अडॉप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेकेंड थिंग, जो पेशेंट का यूट्रस एब्सेंट है या एशरमैन सिंड्रोम है, कोई डिजीज़ की वजह से यूट्रस डैमेज हो चुका है या हिस्टेक्टमी हो चुकी है, एंड सरोगेसी ऑप्शन है, वो भी अडॉप्शन में जा सकते हैं। अगर सरोगेसी के लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं और सरोगेसी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो अडॉप्शन में जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, अडॉप्शन बहुत अच्छा एक विकल्प है। और देखो यहाँ पर ये जो बच्चा, जो 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा जो अडॉप्ट करा, जो ये 50 ईयर कपल अडॉप्ट करेगा, तो इस बच्चे को एक लाइफ मिल जाएगी, इस बच्चे को अच्छा घर मिल जाएगा, और इनको एक बड़ा बच्चा मिल जाएगा, ये अपने बच्चे को ढूंढने लग जाएंगे उसमें, और इनको इतना सारा जो फेज है वो निकालना नहीं पड़ेगा। दोनों के लिए म्यूचुअली आपस में एक बहुत अच्छा एक रिश्ता दोनों का बन जाएगा, और मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शन है। हम देख रहे हैं कि अभी जंक फूड स्टार्ट हो गया है, वेस्टर्न फूड को हम कल्चर इंडिया में बहुत ज़्यादा आ गया है, जिससे एक ओबेसिटी हो जाती है मैम। तो उसका इनफर्टिलिटी से कितना संबंध है? बहुत सही, सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में आती है, मतलब अल्कोहल हो गया, ओबेसिटी हो गई, जंक फूड हो गया, ये सारा आपस में इंटरलिंक्ड है। मतलब क्या होता है, जो आपने जंक फूड खाया वो प्रोसेस्ड फूड है, उससे आपका जब वो गट में गया तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ, है ना, जो गट का पूरा माइक्रोबायोम है वो पूरा डिस्टर्ब हुआ, और बॉडी में क्या हुआ, पूरा इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस शुरू हो गई, वहीं से पीसीओडी आया, वहीं से ओबेसिटी आई, है ना। अल्कोहल, जैसे अब अगर पहले अल्कोहल तो मेल्स पहले से लेते आ रहे हैं, पर फीमेल्स में अल्कोहल अब बढ़ गया, तो अल्कोहल का जो फीमेल और मेल में देखा जाए, तो फीमेल के अंदर अल्कोहल को पचाने की शक्ति, मतलब जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होता है वो कंपैरेटिवली लो होता है, तो फीमेल को एडिक्शन भी बहुत हाई होता है। मतलब अगर एक मेल और फीमेल सेम क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल अगर लेते हैं, तो मेल को एडिक्शन कम होगा, फीमेल को ज़्यादा होएगा। इंटॉक्सिकेशन फीमेल को ज़्यादा होएगा, मेल को कम होएगा। तो मेल को डाइजेस्ट करने, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स फीमेल के अंदर कम है, मेल के अंदर सफिशिएंट है, वो उतना मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल को डाइजेस्ट कर पाएगा, बट फीमेल नहीं कर पाएगी। अब ये फीमेल को फर्टिलिटी भी है, मतलब उसके अंदर यूट्रस है, उसको माँ बनना है, मतलब अल्कोहल जो है उसका डाइजेशन, जो उसका पूरा मेटाबॉलिज्म लिवर से होता है, और सारे हार्मोन्स फीमेल्स के, इवन मेल्स के, टेस्टोस्टेरोन भी, तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, इन सब का मेटाबॉलिज्म कहाँ से होगा, लिवर से। तो अल्कोहल का कहाँ इफेक्ट हो रहा है, लिवर पर। तो सारे हार्मोनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा, उसका oocyte इफेक्ट होगा, उसका एंडोमेट्रियम इफेक्ट होगा, उसका ओवुलेशन इफेक्ट होगा, इनफर्टिलिटी डेफिनेटली आएगी ही आएगी। तो अल्कोहल कंजम्पशन फीमेल के लिए तो स्ट्रिक्टली नो, प्रेग्नेंट है तो बिल्कुल ही नहीं, और मेल्स के लिए भी नहीं, बिकॉज अगर मेल्स भी अगर मॉडरेट अमाउंट लेता है ना, तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होएगा, और उसका स्पर्म प्रोडक्शन में डेफिनेटली इफेक्ट होगा, और क्वालिटी क्वांटिटी दोनों खराब होएगी, और प्रेगनेंसी नहीं आएगी। तो ये है। स्मोकिंग का भी सेम है, स्मोकिंग भी दोनों में इफेक्ट करती है बहुत अच्छे से। फिर अगर हम पर से, अगर चलो बहुत क्लीन लाइफस्टाइल है, डेली टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, अच्छा खाना खाते हैं, पूरा हेल्दी फूड खाते हैं, तो भी इनफर्टिलिटी है ओबेसिटी की वजह से। तो ओबेसिटी अपने आप में पर से एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो ओबेसिटी में क्या होता है, ओबेसिटी में अगेन वही चीज़, ओबेसिटी में आपके सारे फैट सेल्स हैं वो एक्टिव हैं, वो सारा आपका जो टेस्टोस्टेरोन है मेल्स का, वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, और फीमेल भी है तो उसका ईस्ट्रोजन बहुत डिफरेंट टाइप का ईस्ट्रोजन कन्वर्ट होगा, जो उसका पीसीओ को बढ़ाएगा, है ना, उसका क्वालिटी ख़राब करेगा, उसका रिसेप्टिविटी, यूट्राइन की रिसेप्टिविटी, मतलब प्रेगनेंसी नहीं, इवन आईवीएफ में भी हम करते हैं तो हमें ओबीस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ एग्स एंड उसका एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बनती है, प्रेगनेंसी फेलियर, अबॉर्शन रेट बहुत हाई रहता है। तो ये सब है ओबेसिटी का। अब अगर हम सोचें कि ये सब कुछ नॉर्मल है, चलो ओबेसिटी भी नहीं है, है ना, कम वेट है,
तो कम वेट भी प्रॉब्लम करता है। तो एक ऑप्टिमम वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरवेट, ओबेसिटी, कम वेट, तो ये सब चीज़ें सारे हार्मोन को डिस्टर्ब करेगा, लाइफस्टाइल डेफिनेटली करेगा। हम आज के दौर में जिस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं तो हम सब एक्सपोज्ड हैं। तो एटलीस्ट हम अपना एक डेली वर्कआउट करके, कुछ योगा एक्सरसाइज करके अपना एक ऑप्टिमम वेट मेंटेन करें, अपना लाइफस्टाइल बनाएं, टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, जिससे बायोलॉजिकल रिदम मेंटेन रहे और नॉर्मल हार्मोनल एनवायरनमेंट रहेगा अंदर बॉडी का, तो आपका रिप्रोडक्टिव फंक्शन अपने आप ही ठीक रहेगा और आपको इनफर्टिलिटी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा कहना है कि लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब किसी का लाइफस्टाइल सब कुछ सही चल रहा है, उसके बाद भी इनफर्टिलिटी है, तो यहाँ पे लेट मैरिज है तो आपका जेनेटिकली आपके एक्स का में, तो आप कैसे ही आपको प्रॉब्लम, आपके जेनेटिकली आपके AMH लो है, तो कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जो आपको इनफर्टिलिटी करते हैं अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल तो चलो है ही है, साथ में आपका खुद का भी एक इंडिविजुअल का एक अपना एक फैक्टर है जो इनफर्टिलिटी कर रहा है। तो जैसे पेशेंट का 22 साल की उम्र में AMH लो है क्योंकि वो जेनेटिकली अपनी मदर से लेकर आई है, तो इसको भी जल्दी मेनोपॉज होएगा। अब मदर ने तो 16 साल में शादी कर ली तो 3-4 बच्चे हो गए, इसने शादी लेट करी, जब तक हमारे पास आई AMH पॉइंट्स में पहुंच गया, हम उसको सीधा ऑप्शन देंगे आप डोनर एक्सपर्ट जाओ। तो यहाँ पर ये फैक्टर है। तो जल्दी मैरिज करना, जैसे पहले जो हुआ करता था जल्दी मैरिज करो बच्चों की, तो आज भी हम एडवाइस पेशेंट को करते हैं शादी होगी जल्दी बच्चा करो। प्रोफेशन तो ज़िंदगी भर चलेगा, दोनों को साइड बाय साइड चलाओ, बच्चा भी साथ में चलता रहे और अपना काम भी चलता रहे, काम भी ना रुके, क्योंकि जिस दिन तुम काम रोकोगी बच्चा करोगी तो काम से ब्रेक लोगी, तब तक तुम और टॉप पे पहुंच चुकी होगी। तो तुमको साथ साथ चलाना है उसको, तो तुम जब स्ट्रगल करो तभी बच्चा कर लो, साथ साथ दोनों चलते रहेंगे। मैम, जर्नी आपकी देखी हमने, 24 इयर्स की आपने पूरी जर्नी देखी कि जिसमें आपने पहले एक गायनेकोलॉजी किया, उसके बाद आपने IVF सेंटर स्टार्ट किया। अब आप क्या देखते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट अब किस तरफ आगे गो अहेड कर रहे हैं? जैसे ऑब्स प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी है। मैं भोपाल में पुष्पांजलि हॉस्पिटल में हम प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पर ऑब्स्टेटिक पेशेंट बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर IVF इनफर्टिलिटी है ही। फिर मैंने 2019 में 18 में मैंने फेलोशिप करी, 19 में मैंने कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी भी स्टार्ट करा। तो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी अपने आप में एक अलग गायनेकोलॉजी की अलग फील्ड है, जहाँ पर अब जैसे पेशेंट है, अब यहाँ पेशेंट के लिए शादी हो गई, बच्चा हो गया, बट उसको किसी ने सोचा नहीं कि उसको क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रही है ना। लाइक अब मैं आपसे खुलकर बात करूँगी तो पेशेंट का सेक्सुअल प्रॉब्लम है, मतलब दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद ईच अदर, क्योंकि चाइल्ड बर्थ हो गए, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ हो गए हैं, तो पेल्विक फ्लोर मसल पूरा कट हो चुकी है, टियर हो चुके हैं और फाइबर्स वापस से, क्योंकि रिहैबिलिटेशन हुआ नहीं, तो इन पेशेंट का क्या रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ तो पेल्विक मसल्स का टोन वापस नहीं आया, क्योंकि डिलीवरी हुई 6 मंथ में वापस अपने काम में लग गई, प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल काम में लग गई और घर की हाउस वाइफ तो घर काम में लग गई, उसने अपने रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ सोचा ही नहीं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए डेफिनेटली कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का रोल है। हम उसको सर्जिकली और नॉन सर्जिकली दोनों तरह से करेक्शन कर सकते हैं। अगर बहुत माइल्ड डिग्री ऑफ लेग्स वजाइना है तो हम लोग उसमें लेज़र से हम लोग उनको ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर मॉडरेट डिग्री या बहुत पुराने टीयर्स हैं या सीवियर डिग्री है तो सर्जिकल करेक्शन, पेरिनियोप्लास्टीज कर सकते हैं और उनसे हम पेशेंट का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है, जो उसकी बाकी की लाइफ है वो बहुत अच्छी निकल सकती है। अब जैसे पेशेंट की एज 40+ हो गई एंड शी इज़ हैविंग, अब क्योंकि मीनोपॉज की तरफ जा रही है, पेरी मीनोपॉज स्टेज आ गई उसकी, और अब उसको सारा ईस्ट्रोजन हार्मोन उसका कम होने लगा। तो इस पेशेंट को हम क्या बोलते हैं कि अब हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, वी आस्क, हिस्ट्री तो लेते ही हैं कि उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की हिस्ट्री है, वी एग्जामिन द पेशेंट, वी एग्जामिन ईच पेशेंट ऑफ द एज ऑफ 40। अगर वो इनफर्टिलिटी के लिए नहीं आया है, नॉर्मल वैसी चेकअप के लिए आया, तो वी एग्जामिन द पेशेंट फॉर दिस एंड व्हेन वी सी एंड वी आस्क, वी टेल देम कि तुमको ना पेल्विक फ्लोर मसल के लिए रेजुविनेशन के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पर वी हैव अ पेल्विक फ्लोर चेयर का एडवांटेज क्या है, जैसे पेशेंट ने नॉर्मल डिलीवरी हुई, उसको डॉक्टर ने बोला आप कीगल एक्सरसाइज करो, आपका कीगल से आपका पेल्विक फ्लोर मसल वापस आ जाएगा। पर पेशेंट ने कितना करा, 100 का, चलो पेशेंट ने दिन का 100 भी कर लिया, तो भी जो स्टिमुलेशन से होकर जो मसल्स का जो टोन वापस आया वो 100 के एक्सरसाइज के हिसाब से उतना आया। पेल्विक फ्लोर चेयर जो है उसमें 12,000 कीगल्स होती हैं एक सिटिंग में। अच्छा। तो इतना उसका मसल का स्टिमुलस हुआ। तो जैसे अपन 2-3 चीज़ें करते हैं, योगा करते हैं, जिम करते हैं, जिम में जितना वेट बेयरिंग करेंगे उतना मसल डेवलप होती है। तो ये जो 40 की एज में जो पेशेंट हमारे पास आया, हमने एग्जामिन किया एंड हमने देखा कि इसको पेल्विक फ्लोर मसल इसकी लूज़ है, मतलब पुराना डिलीवरी का टेयर है या
एज की वजह से भी होता है, एज की वजह से सैगिंग होता है बिकॉज ईस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में कम होता है, तो सारे जो फीमेल का जो ग्रेस है वो जो हार्मोन के जाने की वजह से जो ग्रेस कम होता है, तो यहाँ पे पेल्विक फ्लोर मसल बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि एक सिटिंग में उसको 12,000 कीगल स्टिमुलेशन मिलना है पेशेंट को। तो जैसे हम जिम जाते हैं और जितना हम वर्कआउट करते हैं, जितना हम वेट बेयरिंग करते हैं, तो उतनी मसल फाइबर डेवलप होते हैं। ऐसे ही पेल्विक फ्लोर मसल के तो कोई ऐसे जिम होता नहीं है, तो ये चेयर बहुत अच्छा वर्क करती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन से मसल को स्टिमुलेट करती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, और मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है ना, जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन जाता है, पेशेंटों को ज़्यादा फील नहीं होता है। पेशेंट को जाकर सिर्फ चेयर पे बस बैठना है, हाफ एन आवर का सेशन होगा, पेशेंट कैन गो होम। कोई उसको कोई एनेस्थीसिया नहीं, कोई उसको कोई वर्क से रिफ्रेन नहीं करना। ओनली थिंग प्रिकॉशन हमें लेना होता है कि पेशेंट मोबाइल से दूर है उस समय, मोबाइल, कोई गैजेट्स नहीं चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हाथ में नहीं होना चाहिए, बस दैट्स इट। और कोई मतलब प्रिकॉशंस नहीं है कि हमें ये करके आना या नहीं कर सकते। ऑफिस से आके पेशेंट चेयर पे बैठे आधे घंटे और घर चले जाए। वीक में 2 सेशंस लेने, मंथ के टोटल 8 सेशन लेने, और ये आपका सेशन लेके आपका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस रिलीव हो जाएगा, आपका जो पेल्विक मसल्स टाइट हो जाएंगी, सेक्सुअल लाइफ एनहांस हो जाएगी। जो 40s की एज में जो सेक्सुअल लाइफ से जो जूझ रहे हैं, वो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इवन मेल्स में जिनको रेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो रेक्टाइल डिसफंक्शन है मतलब वहाँ की मसल्स वीक है, तो हम उनको चेयर एडवाइस करते हैं कि मे बी इट मे वर्क, आप इसको चेयर के सेशंस ले सकते हो, तो इट वर्क्स। तो चेयर का ऐसा है। लेजर्स हम लोग ऑफर करते हैं पेशेंट को, अगेन रेजुविनेशंस और कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में बहुत सारे एंड ऑन प्रोसीजर्स हैं। मतलब पेशेंट अगर आता है तो हमारे पास हर प्रोसीजर है जो हम बता सकते हैं कि वो कैसे अपनी उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैम कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी कुछ है? स्ट्रेच मार्क्स के लिए हम लोग के पास कार्बोक्सी है, और भी बहुत सारे मशीन्स हैं अभी, बट हमारे पास कार्बोक्सी है। कार्बोक्सी हम पेशेंट को बोलते हैं आफ्टर, मतलब हम हमारे सेंटर में पेशेंट को, क्योंकि वी हैव ऑप्स पेशेंट, हमें अलग से कोई पेशेंट ढूंढने नहीं जाना है कार्बोक्सी के लिए, और स्ट्रेच मार्क्स उसी को ही है। तो हम उसको बोलते हैं कि आफ्टर 1 मंथ तुम आओ, तो तुमको हम कार्बोक्सी थेरेपी करेंगे, क्योंकि जितना जो स्ट्रेच मार्क्स है बेसिकली वो टियर है, कोलेजन फाइबर का टियर है। तो ये कार्बोक्सी में बहुत सिंपल प्रोसीजर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो गैस को हम नीडल के थ्रू इंसफलेट करते हैं उन स्कार मार्क्स में। तो जब वो गैस जाती है, वो CO2 गैस है, जहाँ जहाँ CO2 जाएगी वहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा, तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा? ब्लड से। तो अपने आप ही ब्लड वेसल्स खुलेंगे, वहाँ पे ब्लड वेसल्स खुलेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, तो वहाँ पे न्यू एंजियोजेनेसिस होगा, मतलब नए वेसल्स बनेंगे और कोलेजन रिप्लेस होगा। तो जो पुराना जो फाइबर, जो पुराने कोलेजन को हटा के नए फाइब्रोब्लास्ट जाएंगे और वहाँ पे नया लेयर बनाएंगे। तो अपने आप ही स्ट्रेच मार्क्स, अगर किसी को स्ट्रेच मार्क इतना मोटा है तो वो अपने आप ही एक लाइन जितना बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा रिवर्स कर सकते हैं। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में कोई भी चीज़ रिवर्स नहीं होती, बट हाँ, आप जहाँ हो उससे आप 50% बैक में आ जाओगे, इतना फ़र्क पड़ जाता है। पोस्ट प्रेगनेंसी में कितने दिन के बाद पेशेंट आपसे पूछ सकता है कि मुझे कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, या वो पहले आपसे डिस्कस कर सकता है? देखो, अगर पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी हुआ है और उसका एपिज़ोटमी स्टिच आया है, तो हम उसको बोलते हैं कि तुम 6 वीक्स के बाद, जब स्टिच पूरा हील अप हो जाए और जो मेंसेस का जो पोस्टपार्टम जो लोकिया डिस्चार्ज होता है, वो डिस्चार्ज पूरा ख़त्म हो जाए, मतलब 6 वीक्स to 2 मंथ्स के बाद वो कभी भी आके हम उसको बोलते हैं कराना है। बट उससे लेट नहीं, मतलब आता लेट तो भी हम करते ही हैं, बट जितना जल्दी आएगा। क्या होता है, जब मसल फाइबर, जो डिलीवरी में बच्चे ने बर्थ लिया तो मसल पूरा स्ट्रेच हुई, और स्ट्रेच होकर कुछ फाइबर टूट गए, कुछ वापस शेप में आ गए, कुछ जो टूटे उनको अगर हमने कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वहीं के वहीं रह गए। तो हमें जहाँ हमें चेयर थेरेपी देंगे तो वो जो फाइबर जो दूर होकर स्ट्रेच होकर रह गए, वो अपने आप टोन में आने लग जाएंगे, और एक टाइम बाद उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी एंड बल्क आ जाएगा, तो उसका जो टियर है वो रिपेयर जैसा हो जाएगा। जो मैंने अभी बताया, तो जैसे डिलीवरी हुई पेशेंट की, तो हम लोग पेशेंट को मम्मी मेकओवर बोलते हैं कि आप पोस्टपार्टम आओ, तो आपको एक तो पेल्विक फ्लोर रेजुविनेशन, जिसमें हम आपका चेयर थेरेपी देंगे, साथ में स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी स्ट्रेच मार्क्स, जो मोस्टली एरिया में मोस्टली जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो टमी पे तो आते ही हैं, साथ में ब्रेस्ट और थाइस पे भी आते हैं, बटक्स पे भी आते हैं। तो अगर पेशेंट पहले से ओबीज है, स्ट्रेच मार्क्स हैं और अभी प्रेगनेंसी में और बढ़ गए, तो वो हम कम कर सकते हैं। तो ये मम्मी मेकओवर में सारा कवर हो जाता है। तो अब जैसे हमारे हॉस्पिटल में जब हम डिलीवरी कराते हैं पेशेंट, एक तो हम उस समय बहुत ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को टीयर्स ये सब अवॉइड कर सकें, सभी डॉक्टर्स रखते होंगे मोस्ट लाइकली। उसके साथ साथ हमने प्रोग्राम भी स्टार्ट करा है मम्मी मेकओवर, जिसमें हम सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को पोस्टमार्टम रेजुविनेशन मिल जाए, जिसमें उसको हम पेल्विक फ्लोर चेयर थेरेपी करा देते हैं। साथ में अगर लगा तो लेज़र, अगर है 6 वीक्स 2 मंथ्स बाद लेज़र भी हम उनको बोलते हैं करने के लिए।
फिर जो स्ट्रेच मार्क्स हैं, जो मेनली उनका टमी है, ब्रेस्ट है, थाइज़ है, बटक्स में स्ट्रेच मार्क्स हैं, उनके लिए कार्बोक्सी थेरेपी, तो सारा कंप्लीट करके एक प्रोग्राम है मॉमी मेकओवर, वो हम पेशेंट को ऑफर करते हैं। तो ये हमारे पुष्पांजलि हॉस्पिटल में अवेलेबल है। मैम जैसे आपने बताया कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में एक चेयर आता है, तो वो चेयर का क्या इजी अवेलेबल है वो चेयर, या उसकी इंडिया में अवेलेबिलिटी हर जगह है क्या? इंडिया में ऐसे तो स्टेट्स में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में, अपने मध्य प्रदेश में देखें तो इंदौर में शायद 1-2 सेंटर्स में है और भोपाल में हमारे पास है अभी तो एट प्रेजेंट। एक और सेंटर में शायद लेके आने वाले हैं, आ चुके पता नहीं मुझे। बाकी एमपी में तो शायद 2-3 चेयर्स ही अवेलेबल, बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव चेयर है। अच्छा। बाहर से आती है, आउट ऑफ इंडिया इम्पोर्ट होकर आती है, तो एक्सपेंसिव है। और हमने अपने यहाँ जो रेट्स रखे हैं वो ऐसा रखे कि पेशेंट ट्रीटमेंट करा पाए, मतलब वी डोंट काउंट की कॉस्ट है, बट वो हमें लगता है कि हमारे पेशेंट को ये थेरेपी मिले और उसको एडवांटेज मिले, तो अवेयरनेस मिलेगी, तो अपने आप ही पेशेंट वो एक दूसरे को बताएंगे और एक्चुअली पेशेंट को लेके आते हैं। मतलब जब हम जैसे हमारे आईवीएफ में हमें कोई मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, किसी पेशेंट को बच्चा हुआ, उसने जाके दूसरे को बताया, उसने दूसरे पेशेंट को भेजा, तो हमें लगता है कि हम जब चेयर थेरेपी देते हैं पेशेंट को, तो हम यही सोचते हैं कि जब जाएगा दूसरे को बताएगा इसको कितना एडवांटेज है। फीमेल्स आपस में बात करते हैं तो अपने आप ही वो सेकंड पेशेंट को भेजेगी, तो हम उस मोड पे काम करते हैं। अब मैम एक बात बताइए कि जैसे आपने बताया कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की तरफ आप जा रहे हैं, है ना, आप ऑप्स से आप इनफर्टिलिटी आईवीएफ खोला आपने, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, तो इसको पढ़ने के लिए क्या स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है एक? जो मेरे नॉलेज में अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं आया है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बट एमबीबीएस होना मस्ट है, एमडी या एमडी एमएस ऑब्स गायनी की डिग्री होना मस्ट है। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट किसी ने वर्कशॉप, हैंड्स ऑन वर्कशॉप करी हो, या किसी भी रेपुटेड इंस्टीट्यूशन जो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन है वहाँ से 3 मंथ्स टू 1 ईयर की किसी ने ट्रेनिंग ली है, तो वो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो आपने कर लिया है? जैसे मैंने मेरी फेलोशिप करी है दुबई से कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की, तो जो मैंने जो फेलोशिप करी वो मैंने करी थी 2018 में, और उस फेलोशिप के दौरान ही मुझे सारा कुछ ट्रेनिंग मिल गया था। बट वो जो कोविड आया, उस कोविड के फेज़ में लेज़र हमने इंस्टॉल कर लिए थे, बस कोविड के फेज़ में हम उसको यूज़ नहीं कर पाए, बट आफ्टर कोविड हमने फिर अब यूज़ करना शुरू कर दिया। मैम कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के लिए एक देखिए पेशेंट ने कंसीव किया, उनको प्रेगनेंसी हो गया, डिलीवरी हो गया, डिलीवरी हो हाँ, गया, हाँ। डिलीवरी होने के बाद वो पेशेंट जल्दी ठीक हो सकता है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी आपसे करवा के चीजें, या एक पेशेंट वो वाला जो 40 साल की उम्र में आया या 45 की उम्र में आपके पास जो आया? पेशेंट का जो नए घाव होते हैं ना वो जल्दी भरते हैं ना, तो वही है कि जैसे स्ट्रेच मार्क्स है या कुछ भी टियर है, तो वो अभी फ्रेश टियर है, हम उसको अगर अभी हम ट्रीट करेंगे तो जल्दी रिपेयर होगा, एज भी कम रहेगी मरीज़ की यहाँ पे। अब जैसे जैसे एज एडवांस होगी, वो घाव भी पुराना होएगा, जितना ओल्ड स्कार रहेगा उतना उसमें फाइब्रिन जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब स्कार डेंस हो जाएगा, तो उसमें रिकवरी का चांसेस भी पुअर रहेगा। तो जितना जल्दी हम करेंगे उतना अच्छा चांस है। मैम एक जनरल क्वेश्चन है कि इनफर्टिलिटी की प्रोसेस कौन कर सकता है? जैसे आप देखेंगे कि सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक प्रोसेस होगी या स्पेशलाइजेशन कोर्स अगर किसी ने किया हुआ है, तो ये कैसे इसको एक्ट आप देखते हैं कि एक्ट क्या बोलता है, और आप इसमें क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखो, पहले 2021 के पहले तो हर कोई प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक कोई है। लॉ नहीं था, जिसको है। जो मर्जी ट्रीटमेंट कर रहा है। जी। जब लॉ आया तो उस लॉ के हिसाब से कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट जिसका MD-MS डिग्री कंप्लीट है, उसका एटलीस्ट 3 इयर्स का या तो उसका फेलोशिप है इनफर्टिलिटी में, और एल्स उसका किसी भी ART सेंटर में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, अलॉन्ग विथ 50 oocyte रिट्रीवल उसने करे हैं, तो वो ART की प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे पहले और अभी भी कुछ लोग जो बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो दवाइयाँ जैसे क्लोमिफेन साइट्रेट देते जा रहे हैं, तो जब वो दवाइयाँ देते हैं और उन्होंने दवाई दे के छोड़ दिया मरीज़ को, कोई फॉलिकुलर मॉनिटरिंग नहीं करी, कभी पेशेंट प्रेग्नेंट हो गया, एक आध पेशेंट प्रेग्नेंट हो गया तो उसने रेफ़र कर दिया कि हाँ मैडम की दवाई लग जाती है आप ले लो, और उसमें उसके चक्कर में 10 मरीज़ और उनका लॉस हुआ। जब हमारे पास पेशेंट आता है एज अ जो हम लोग इनफर्टिलिटी प्रैक्टिशनर्स हैं, तो ये पेशेंट हमें पता है, हमने क्लोमिफेन दिया, हमने उस फॉलिकल को ट्रैक किया, मुझे पता है इसका रिस्पांस नहीं आया, मुझे इसको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। हमें ये नहीं कि हम 4 साइकिल चला रहे हैं, हमें ये कि हमें पता है कि साइकिल नहीं हुआ, हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो ये डिफरेंस आता है कि वहाँ पे कंटिन्यूएशन में दिए जा रहे हैं, या हमें पता है कि हमें अपना नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो फेलोशिप होने का ये एडवांटेज है। अब एक ऐसी मैम टर्म लेते हैं कि अगर कोई पेशेंट 2 ईयर से इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, उसका सीमेन भी नॉर्मल है और मेंसेस भी नॉर्मल है, तो वो फिर ट्यूब टेस्ट की तरफ कैसे आप बता रहे थे? हाँ, जैसे अब पेशेंट मेरे पास आया 2 इयर्स की इनफर्टिलिटी है, उसका
मेंसेस नॉर्मल है तो इट मीन्स कि ओवुलेशन उसका नॉर्मल होता होगा। सीमेन पैरामीटर्स भी आपने बताया नॉर्मल है, पेशेंट लेकर आया रिपोर्ट। हम इस पेशेंट को स्कैन करेंगे, कुछ उसके हार्मोन टेस्ट करेंगे जैसे कि थायराइड या प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हैं, बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं वो टेस्ट करवाएंगे। एंड हम डेफिनेटली पेशेंट को एडवाइस करेंगे आपको ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट पे जाना चाहिए। हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो होता है HSG जिसको हम बोलते हैं हिस्टोसैल्पिंजोग्राफी। इसमें हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को लेते हैं, इट्स नॉन इन्वेसिव, कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है ये। एक पेन किलर देते हैं पेशेंट को और पोस्ट मेंस्ट्रुअल हम पेशेंट को बुलाते हैं, जिसमें पेशेंट को हम पेशेंट को डाई पुश करते हैं और डाई जो हम वजाना में से सर्विक्स के थ्रू पुश करेंगे और वो अंदर जाके ट्यूब में यूट्रस होती है, ट्यूब में होती जाएगी। अगर ट्यूब पेटेंट है तो वो पेरिटोनियल कैविटी में पूरा स्पिल होता है हमें दिखेगा। तो उस समय हम पेशेंट को बोलते हैं, पेशेंट का हम एक्सरे का शॉट लेते हैं। उस शॉट में हमें एक्सरे में दिख जाता है कि हाँ इसकी ट्यूब खुली है कि ब्लॉक है। एक तो ये हो गया। कुछ पेशेंट क्योंकि थोड़ा सा ये प्रोसीजर जो है पेनफुल है तो कुछ पेशेंट इसको ऑप्ट नहीं करते, बोलते हैं आप इसको एनेस्थीसिया में करो। तो एनेस्थीसिया में HSG करने के लिए हम बोलते हैं एनेस्थीसिया करा ही रहो तो फिर तुम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करा लो। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम स्कोप डाल के इन एंड आउट्स पूरा मालूम चल जाता है। अब जैसे किसको लैप्रोस्कोपी करनी किसको नहीं करनी, तो अगर पेशेंट का एज कम है ना, और उसका सीमेन पैरामीटर्स नॉर्मल है, मेंसेस रेगुलर है, पेशेंट विलेज से आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, PID हो सकता है, इसको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो हम ऐसे पेशेंट को बोलते हैं आप बेटर है आप लैप्रोस्कोपी करा लो। या उसके HSG में कुछ खराब आया, ट्यूब ब्लॉक आई, ट्यूब में मुझे लगा कि HSG में एडिशंस दिख रहे हैं कुछ मुझे, या उसका यूट्राइन एनाटमी डिस्टॉर्टेड है, तो मैं उसको बोलूँगी तुम स्कोपी करा लो एक बार और हम उसको देख लें कि अंदर से तुम्हारा ट्यूब्स खुली है, तुम्हारा यूट्रस का स्ट्रक्चर नॉर्मल है, कुछ मुझे उसमें कुछ फाइब्रॉइड दिखा, कुछ पॉलिप दिखा, कुछ मुझे यूट्राइन कैविटी में सेप्टम दिखा, तो मैं सेम सिटिंग में उसको क्लियर भी कर दूँ। तो ये लैप्रोस्कोपी का एडवांटेज है। तो ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं मैम, तो इसमें किसी भी प्रकार का शरीर में कट लगाया जाता है कि डायरेक्टली ही हो जाता है? हाँ, इसमें एक पोर्ट बनाते हैं हम लोग, जो सब अम्बिलिकल पोर्ट बनाते हैं। कई बार सुपर अम्बिलिकल भी बनाना पड़ सकता है। अम्बिलिकल मतलब नाभि का जो एरिया है, तो इसमें 1 सेंटीमीटर का एक पोर्ट बनेगा, एक साइड पोर्ट बनाते हैं जो साइड में बनता है, वो 5 mm का। तो बिल्कुल देकर सर्जरी है, सुबह पेशेंट आएगा शाम को अपने घर जा सकते हैं, रुकना है तो एक दिन रुक भी सकता है हॉस्पिटल में। तो ये पूरा एनेस्थीसिया में होता है, पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है, पेशेंट खाली पेट आता है, नेक्स्ट डे 2-3 घंटे बाद हम खाना पीना शुरू कर देते हैं, शाम तक पेशेंट अपना डिनर ले सकता है और अपना कंफर्टेबली पेशेंट अपना नेक्स्ट डे ऑफिस भी ज्वाइन कर सकता है। तो ये स्कोपी का एडवांटेज है। और लैप्रोस्कोपी के अपने अब और अगर हम और आगे प्रोसीड करें तो इनफर्टिलिटी में ऐसे कई चीज़ें आती हैं जो हमें पेशेंट को एडवाइस करना पड़ता है कि हमें पहले IVF के पहले, इनफैक्ट एम्ब्रो ट्रांसफ़र के पहले हमें एक लैप्रोस्कोपी करनी है। जैसे कई बार ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है, तो ये ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है तो ट्यूब में जो भरा पानी है वो ओपनिंग रहेगी अगर यूट्रस के अंदर कनेक्टेड है, और ये भरा हुआ पानी अगर यूट्रस के अंदर आया तो हम एम्ब्रो ट्रांसफ़र करेंगे तो उस एम्ब्रो को डैमेज कर देगा। तो हम इन पेशेंट को बोलते हैं कि आपका ट्यूब हमें या तो कट करनी है या ट्यूब को हमें क्लिप कर देना, जो उसका हाइड्रोसाल्फिंग्स है उसका पानी अंदर ना आए और पेशेंट को प्रेगनेंसी हम रिजल्ट उसका IVF में अच्छा दे पाएँ। तो IVF पहले हमें ये करना पड़ता है। कई बार कुछ सेप्टम होते हैं, कुछ पॉलिप होते हैं, कुछ एडिशंस होते हैं यूट्राइन कैविटी के अंदर जो हमें हिस्टोस्कोपी से करेक्ट करने होते हैं। कई बार बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं तो हमें मायोमेक्टमी लैप्रोस्कोपिकली करनी पड़ती है। तो ये सारे लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर हमें करने पड़ते हैं बिफोर IVF। या हमें कई बार हम लोग स्टिमुलेट करके उन पेशेंट्स के एग्स निकाल के, अगर पेशेंट के एडवांस एज है 35+ है, तो क्योंकि हम कुछ भी सर्जरी करेंगे, मायोमेक्टमी करेंगे तो 3 मंथ्स पेशेंट का वेटिंग फेज आएगा, तो हम क्या बोलते हैं आपके एग्स निकलवा लो, हम उसको फ्रीज कर लेते हैं, फिर आप सर्जरी करवा लो, फिर 3-6 मंथ बाद जब भी आपको आना, क्योंकि आपके इस एज में हमने एम्ब्रो एग निकाल के एम्ब्रो हमने बना लिए, तो अब आपका एज का फैक्टर नहीं है। अब आपको बस सर्जरी से हीलिंग के बाद आप कभी भी एम्ब्रो ट्रांसफर कर सकते हैं। एग फ्रीजिंग वर्ड तो एक समझ गया कि एग को कुछ फ्रीज करते होंगे या ऐसा कुछ करते होंगे, लेकिन मैम ये कितना आसान है और ये क्यों किया जाता है? ये बिल्कुल IVF का प्रोसीजर है। मतलब इसमें अब जैसे अब मेल्स के साथ साथ फीमेल्स भी वर्किंग है और जिसको अभी शादी नहीं करनी है उसको प्रेशर है घर से, तुम शादी कब करोगी, फिर तुम बच्चा कब करोगी, तो ये पेशेंट है जिसको एग फ्रीजिंग करना है। जितने कम एज में फ्रीज कराएगी आगे चल के, भले वो 10 साल के लिए रखवा ले, बट वो आगे चल के उसको काम में आएंगे। अब 35 के पेशेंट आके बोलेगी मुझे oocyte फ्रीजिंग करना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। oocyte की क्वालिटी वैसी ख़राब हो चुकी है, हम फ्रीज करेंगे कब वो करेगी, तो उसका चांस ऑफ रिट्रीवल, मुझे उसका चांस ऑफ सक्सेस कि हम उसका जब थॉइंग करके एक्सीव करके एम्ब्रो बनाएंगे तो उसकी एज के हिसाब से रहेगा। पर जितना कम एज में, जैसे किसी को IAS ऑफिसर बनना है उसको भी शादी नहीं कर सकती, या कोई जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो जिनका प्रोफेशन उस तरफ है कि उनको भी
कॉन्ट्रैक्ट है कि वो बच्चा नहीं कर सकते, तो ये अपने oocyte फ्रीजिंग कर सकते हैं। एक और इंडिकेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, जैसे किसी को ओवेरियन कैंसर है, तो वो पेशेंट है जो उनको सर्जरी करके कीमोथेरेपी पे जाना है, तो कीमोथेरेपी बाद जितने बचे कुछ एग्स हैं वो पूरे ख़त्म हो जाने हैं, तो ये पेशेंट है जो अपने oocyte फ्रीजिंग कर सकते हैं। तो जितने यंग एज में oocyte फ्रीजिंग कराएंगे उतना अच्छा हम आउटकम उतना अच्छा हम दे पाएंगे। तो ये हमारे सेंटर में अवेलेबल है, पेशेंट आसानी से आते हैं, अपना oocyte फ्रीजिंग कराते हैं। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया, उसकी शादी को 4 साल हुए, उसने कहा मुझे oocyte फ्रीजिंग करना है, तो वी आस्क्ड हर, तुम्हारे तो हस्बैंड हैं, तुम एम्ब्रो फ्रीज कराओ। तो शी सेड कि मेरे हस्बैंड ना फेवर में नहीं है कि आईवीएफ जैसी कोई प्रोसीजर करानी है, बिकॉज शी हैड अ बिग मायोमा। तो उसने कहा कि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं मायोमेक्टमी कराओ और फिर उसके बाद 2-3 साल बाद बच्चा करेंगे। तो बोली तब तो मैडम मेरी एज बढ़ जाएगी, आप मेरे oocyte फ्रीजिंग कर दो। फिर बिकॉज अब लॉ के हिसाब से सिंगल मदर इज़ अलाउड। तो ये पेशेंट आई, उसने कहा मैडम मेरे हस्बैंड का सैंपल फॉर अ टेस्ट हम देंगे, आप उसको एज अ एम्ब्रो के लिए यूज़ कर लीजिए। शी गिव द कंसेंट फॉर सोशल रीज़न, वी डिड। हमने उसके एग्स निकाले, उसने हस्बैंड को नहीं बताया, हस्बैंड का सैंपल लेके हमने वी फ्रोज द एम्ब्रोज हमारे पास रखे हैं। उसने सर्जरी करा ली, मायोमेक्टमी करा ली। अभी 1 साल बाद वो रिसेंटली मेरे पास आई थी कि अब मेरे हस्बैंड कन्विंस हो गए हैं कि अब बच्चा हमें नहीं हो रहा है, हम आईवीएफ कर सकते हैं। तो ये पेशेंट को एडवांटेज है ना, उसने 1 साल पहले अपने एम्ब्रो फ्रीज कर लिए, 1 साल अगर ये 2 साल बाद भी आए तो भी हमारे पास उसके उस कम एज वाले एज के हमारे पास एम्ब्रो हैं, तो वो क्वालिटी वाइज डेफिनेटली अच्छे ही हैं। तो इसमें चांसेस भी कंसीव हाँ, की ज़्यादा बढ़ जाते तो हैं। मैटरनल एज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितना मैटरनल एज कम रहेगी उतना, ऑल्दो अगर उसका एज कम भी है, अगर मैटरनल एज कम है तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी ऑफ oocytes अच्छे मिलेंगे, और मैटरनल एज अगर ज़्यादा है तो क्वालिटी ऑफ oocytes उसके हमें अच्छे नहीं मिलेंगे, कंपैरेटिवली ख़राब मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना वो एग का क्वालिटी ख़राब होएगी और उसमें क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होगा। क्रोमैटिन उसको उस एग से जो बच्चा बनेगा, मतलब उसको जेनेटिक डिसऑर्डर्स आने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, अबॉर्शंस भी हो सकते हैं, और आगे चल के बच्चे में कुछ ऐसी डिजीज़ भी आ सकती है जो हमें नहीं पता। तो मतलब मैं सोचती हूँ कि जो एग है, जो जब एक बच्ची ने जन्म लिया, उसको एक एग उसकी बॉडी ओवरी में एक एग बन के आया। अब एग का एक साइज़ है और स्पर्म बहुत छोटा सा है, तो जब इक्सी करते हैं हम लोग या नॉर्मली जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस इतने बड़े से एग में इतना छोटा सा स्पर्म का सिर्फ क्रोमैटिन जाता है, मतलब डीएनए जाता है, और पूरे एग का जो मेटाबॉलिज्म है, द सेल का जो पूरा आर्किटेक्चर है एग का, वही एम्ब्रो बनाने में काम करता है। मतलब हस्बैंड से क्या आया, सिर्फ डीएनए, एक जेनेटिक मटेरियल, बाकी सेलुलर मेटाबॉलिज्म पूरा एग का हुआ। तो मुझे लगता है जितनी पुरानी मतलब फैक्ट्री रहेगी उतना ही ऐसा प्रोडक्ट रहेगा। तो जितना यंग पेशेंट रहेगा उतना अच्छा उसका सेल का मेटाबॉलिज्म रहेगा, तो डेफिनेटली बेबी भी अच्छा ही रहेगा। जितना एज एडवांस होगी उसकी मशीनरी भी वैसी रहेगी, तो प्रोडक्ट भी वैसे रहेगा। तो वही ऐसे में क्या होता है, वही अबॉर्शंस होगा या एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, तो ये हम पेशेंट को हम ऐसे ही काउंसलिंग करते हैं कि जितना आपका एडवांस एज है हमें उतना ही वैसे ही प्रोडक्ट बन के आएगा। तो जल्दी करना है एग फ्रीजिंग तो जल्दी कराना है, इवन आईवीएफ भी करना तो जल्दी करना। कम एज, जितना कम एज का पेशेंट आईवीएफ कराएगा उतना सक्सेस का चांस हाई रहेगा। जब मैम पॉडकास्ट स्टार्ट होनी होती है ना, तो उसके पहले एक डिस्कशन होता है, हमारी एक टीम पूरा एक सारी चीज़ों को एक बताती है कि ऐसे 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 चीज़ें होती हैं, ये होती हैं। तो एक मैम हम लोग एक मूवी देख रहे थे कि एक डोनर वाली एक मूवी थी कि मैम वो मोटरसाइकिल में आता है और वो अपना स्पर्म डोनेट करके चले जाता है और फिर बाद में वो आराम से चीज़ें हो जाती। तो कितना आसान है ये सारी चीज़ें कि ये इसके पीछे भी कोई एक्ट है? ये इसके पीछे डेफिनेटली एक्ट है, जो पहले भी इतना आसान नहीं था जब एक्ट नहीं आया था, एक्ट के बाद भी सेम ही है। मतलब एक मेल वंस इन लाइफ टाइम एक ही बार डोनेट कर सकते हैं, तो कैसे इतना पैसा आ जाएगा एक ही बार डोनेट करने में, तो इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अब देखिए, हम जैसे हर साल स्टूडेंट्स पढ़ के आ रहे हैं, अभी कुछ स्टूडेंट पीजी कर रहे होंगे, कुछ तैयारी कर रहे होंगे करने की। जब वो पढ़ के आते हैं तो आप ऐसे कौन सजेशंस देना चाहेंगे या ऐसे किस तरीके से आप हेल्प करना चाहेंगे कि वो आपसे जुड़े या आपसे एक नॉलेज ले सकें और वो आगे अपने करियर को ग्रोथ दे पाएँ? देखो, जब पीजी स्टूडेंट्स पास करके आते हैं ना तो बहुत ही क्लाउडी होता है सब कुछ समझ नहीं आता। जैसे हमने भी अपना पीजी करा तो हमें समझ नहीं आ रहा था हमें कहाँ जाना है, और जैसा जो गाइड करते वो वहाँ चला जाता है। जैसे हम पीजी करने के बाद हम लेडी हार्डिंग में मैं चली गई एसआरशिप करने के लिए, वो मेरे लिए बेनिफिशियल था। मैं बोलूँगी कि अब जैसे अब इतनी सारी फेलोशिप्स होती हैं, तो पीजी स्टूडेंट्स आफ्टर पीजी उनका एसआर रेसिडेंसी करना वो कर लें, उसके बाद उनका फेलोशिप कर लें,
जिस भी फील्ड में जाना है, उनको कॉस्मेटिक में जाना है उसमें कर सकते हैं, उनको इनफर्टिलिटी आईवीएफ में जाना है उसमें कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपी की तरफ भी जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी ब्रांच है। तो किसी भी एक ब्रांच को पकड़ लें, उसको ही अच्छे से फेलोशिप करके फिर अपने आप को उसी में प्रोजेक्ट करके अपने आप को प्रेजेंट करें। मतलब मुझे लगता है कि प्रैक्टिस के पहले पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लें, मतलब पीजी का करने के बाद रेसिडेंसी के बाद फेलोशिप और फिर प्रैक्टिस में आए, तो उसका डेफिनेटली बहुत एडवांटेज मिलेगा। मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि कोई पीजी स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर सकूँ और उसको मैं बता सकूँ कि तुम्हें कैसा उसका स्किल है, उसको हम वैसा गाइड कर सकते हैं। किसी को सर्जिकल स्किल अच्छा है तो मैं उसको बोलूँगी लैप्रोस्कोपीज़ में जाए, ओपन आपको आती है लैप्रोस्कोपी कर लो। किसी को किसी का सोनोग्राफी में इंटरेस्ट है तो वो फीटल मेडिसिन की तरफ जा सकता है, तो वो उसकी फेलोशिप्स भी होती है। किसी को अगर इनफर्टिलिटी में इंटरेस्ट है तो वो इनफर्टिलिटी पूरा डे केयर है, तो किसी को ऐसा 9 to 5 वाला काम करना है तो इनफर्टिलिटी के उसमें जा सकता है। तो ऐसे अलग अलग फील्ड्स हैं। अब गायनी में इतना वाइड हो गया है कि आप अपने आप को एक पर्टिकुलर ब्रांच में एक्सप्लोर करके एक्सपैंड कर सकते हो। तो मैम अभी देखा जाएगा कि जैसे हर व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है ग्रोथ में, तो जनरली बोला जाता है कि एक मेल पर्सन की ग्रोथ में उनके फीमेल पार्टनर का हाथ है। तो अब आप एक फीमेल हैं, तो आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान किसका है मैम? मेरी जो फैमिली है बहुत कंजर्वेटिव है। मैं टिपिकल एक कंजर्वेटिव बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मतलब मेरी इन लॉ साइड से। और मतलब मेरी फैमिली में ऐसा है कि मैं ही डॉक्टर बहू करके हूँ, मतलब मेरे डॉटर इन लॉ के रूप में सिर्फ मैं ही डॉक्टर हूँ और वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, बाकी सब हाउस वाइफ हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एडजस्ट इन द फैमिली कि मुझे अब आगे और पढ़ाई करना है। तो उसमें जब मैंने फेलोशिप की बात, पहले तो मैंने रेसिडेंसी की बात करी कि मुझे रेसिडेंसी करनी है, तो मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट करा तो फैमिली ने सपोर्ट करा, बिकॉज जब हस्बैंड ने सपोर्ट करा तो फैमिली ने कुछ नहीं बोला। फिर जब मेरी बात आई कि अब मुझे फेलोशिप करनी है तो सबने थोड़ा सा बोला कि अब प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, पीजी हो गया, 3 साल का रेसिडेंसी हो गया, अब तुम प्रैक्टिस कर सकती हो। तो आई सेड नहीं, मुझे तो फेलोशिप करनी है। तो ओनली माई हस्बैंड स्टूड आउट कि हाँ ठीक है, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के मेरे को फेलोशिप करवाई, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। फिर जब सिटी चूज़ करने की बात आई कि हम कहाँ पे प्रैक्टिस करें, तो मुझे था कि हम कोई भी कैपिटल में चले, मतलब एमपी है, मतलब भोपाल, इंदौर भोपाल हमारा चल रहा था, तो भोपाल में हमने चूज़ करा। तो कैसे भी हमने अरेंज करके वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग हियर, और हर स्टेप पे ही इज़ विद मी एंड सपोर्टेड मी अ लॉट। तो आपकी सक्सेस के पीछे सर का हाथ मेरा है। बिल्कुल डेफिनेटली। कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में मेरे ब्रदर ने मेरी हेल्प की, एंड हस्बैंड तो ऑल द वे ही वाज अराउंड मी। कोई एक ऐसा इमोशन से जुड़ा या आपको ऐसा लगा होगा कि ये जो पेशेंट था मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और इसके आने से या मेरे होने से इसको बहुत बेनिफिट मिला? एक मैं बात बताती हूँ, मतलब आईवीएफ जो है ना, एक टूटी फैमिली को भी जोड़ती है। जैसे एक पेशेंट मेरे पास आया तो उसका आईवीएफ कहीं पर हुआ, उसका लो इमेज था, उसका वहाँ पे एक एग मिला, एक एम्ब्रो बना नहीं बना पता नहीं उसका, और उसका फेल हुआ। फिर जब वो मेरे पास आई तो हमने उसको सेम काउंसलिंग किया कि विल डू द आईवीएफ और कम एग्स मिलने के ही चांसेस हैं। अगेन हमने स्टिमुलेट किया, हमें उसका एक ही एग मिला, एक मेच्योर मिला, एक इमेच्योर मिला, दोनों एग्स को मैंने एक्सी कर दिया एंड हमने अपना प्रोसीजर करा। फिर डे 3 पे जब हमने देखा तो उस पेशेंट के 2 एम्ब्रो बने, जो M2 बोलते हैं मेच्योर एग को, और M1 जो इमेच्योर होता है उसको हम मिक्सी कर सकते, तो दोनों ही एम्ब्रो बन गए। तो मैंने पेशेंट को कॉल करवाया कि आप आ जाओ, क्योंकि पेशेंट शाम तक आया नहीं। उसको हमने फ़ोन करवाया कि तुम आ जाओ, तुम्हारे एम्ब्रो फ्रीज़ करने, और फ्रीजिंग का कुछ सर्टेन अमाउंट होता है तो पेमेंट के लिए हमने फ़ोन करवाया, और फ्रीजिंग के लिए भी। तो जब पेशेंट को फ़ोन किया तो पेशेंट ने बताया कि उसका हस्बैंड उसको उसके मम्मी के घर में छोड़ के चला गया, बोला अब यहीं पे रहो तुम्हारी, और वो दूसरी शादी करने वाला है। फिर ऑल ऑफ अ सडन थोड़ी देर बाद हस्बैंड का फ़ोन आया कि मैडम मैं अपनी वाइफ को लेके आ रहा हूँ। तो ये बहुत फिर हमने उसके एम्ब्रो फ्रीज़ किए। फिर उसका 1 महीने बाद जब ईटी हुआ, फिर शी गॉट प्रेग्नेंट ऑल्सो, और अभी उसकी प्रेगनेंसी चल रही है। तो वही है कि जैसे आईवीएफ हुआ तो ये फैमिली, एक टूटी फैमिली जुड़ गई, जहाँ वो छोड़ के और दूसरी शादी करने का सोच रहा था, और सिर्फ एक एम्ब्रो बनने से, ये आईवीएफ प्रोसीजर से उसकी फैमिली जुड़ गई। तो एक कितना बड़ा बून है एक फैमिलीज़ के लिए जोड़ने के लिए।